मुंबई की तपती दोपहर में आर्या खन्ना अपनी पुरानी मोटरसाइकिल से वर्मा ग्रुप के विशाल मुख्यालय के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक शांत दृढ़ता थी जो उसकी साधारण और पुरानी जैकेट के पीछे छिपी उसकी असली ताकत को दर्शा रही थी। आर्या एक पूर्व विशेष बल की एजेंट थी जिसने अपने परिवार का भारी कर्ज चुकाने के लिए ये कठिन पेशा अपनाया था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, क्योंकि उसका लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट था। सफेद संगमरमर के फर्श पर उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी जब वह सुरक्षा जांच से सावधानीपूर्वक गुजर रही थी। रिसेप्शन पर बैठे लोग उसे संदेह की निगाह से देख रहे थे, क्योंकि वह वहां मौजूद अन्य महंगे सूट पहने लोगों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। आर्या ने अपनी नजरें नीची रखीं, लेकिन उसके कान हर छोटी हलचल को सुन रहे थे और उसकी आंखें सीसीटीवी कैमरों की स्थिति का आकलन कर रही थीं। सुरक्षा उसकी रगों में दौड़ती थी और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई थी। विक्रम वर्मा अपने ऊंचे कार्यालय में बैठा एक विदेशी पत्रिका के पन्ने पलट रहा था और उसके चेहरे पर एक बेपरवाह मुस्कान थी। वह शहर का सबसे अमीर और सबसे चर्चित कुंवारा था, जिसे अपनी सुरक्षा से ज्यादा अपनी विलासी छवि की चिंता रहती थी। जब उसके निजी सचिव ने आर्या के आने की सूचना दी तो विक्रम ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसे अंदर बुलाने का इशारा किया। वह यह मानने को कतई तैयार नहीं था कि एक महिला उसे दुश्मनों से बचा पाने में सक्षम होगी। आर्या जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसने तुरंत कमरे के सभी निकास द्वारों और संभावित छिपने की जगहों को पहचान लिया। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और एक ठंडी हंसी के साथ अपनी आलीशान कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसने आर्या की सादगी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या वह सच में उन पेशेवर हथियारों का मुकाबला कर पाएगी जो उसके पीछे पाजे हैं। आर्या ने बिना किसी भाव के उसकी आंखों में सीधे देखते हुए अपनी गरिमापूर्ण चुप्पी साधे रखी। आर्या ने बही शांति से अपनी फाइल मेज पर रखी और अपनी पिछली कठिन उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया, जिसे सुनकर विक्रम की मुस्कान फीकी पाज गई। उसने स्पष्ट कर दिया कि उसका काम केवल उसकी कीमती जान बचाना है, न कि उसकी फालतू बातों का मनोरंजन करना या उसके अहंकार को बुलाना। विक्रम को पहली बार किसी ने इस तरह से सीधा जवाब दिया था, जिससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसका घमंड अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। शहर की अंडरवर्ल्ड की ताकतें और राजवीर जैसे बत्ते दुश्मन वर्मा साम्राज्य को गिराने के लिए घात लगाए बैठे थे और विक्रम को इसकी गंभीरता का रत्ती भर भी एहसास नहीं था। आर्या को पता था कि आने वाले दिन बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि सुरक्षा घेरे में सेंध लगाना दुश्मनों के लिए बाएं हाथ का खेल था। उसे न केवल विक्रम की जान बचानी थी, बल्कि अपनी मर्यादा और पेशेवर कौशल को भी साबित करना था, जो हर पल बने खतरे में था। विक्रम ने उसी शाम को एक बब्बे क्लब में जाने की जिद की, जबकि आर्या ने उसे सुरक्षा कारणों से घर पर रहने की सलाह दी थी। विक्रम ने उसकी पेशेवर चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार की चाबियां उठाईं और बाहर की ओर तेजी से भाग गया। आर्या ने बिना एक शब्द कहे उसके पीछे जाने का फैसला किया, क्योंकि उसका कर्तव्य उसे अकेले छोड़ने की अनुमति नहीं देता था। उसने अपनी जैकेट के नीचे छिपे हथियार को जांचा और तैयार हो गई। रात की रोशनी में क्लब की चमक और तेज संगीत के बीच आर्या की नजरें शिकार पर नजर रखने वाले बाज की तरह चारों ओर घूम रही थीं। विक्रम अपनी पुरानी आदतों के अनुसार शराब और दोस्तों के बीच पूरी तरह खोया हुआ था, जबकि आर्या कोने में खड़ी होकर हर खूम नीर को लेकर आने जाने वाले पर नजर रख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उन पास नैंग पर नजर रख रहा है, लेकिन वह अभी तक हमलावर की पहचान नहीं कर पाई थी। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्लब के सुरक्षा गार्ड आर्या की मौजूदगी से असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि उसने उनके सुरक्षा प्रोटोकॉल में कई गंभीर खामियां निकाल दी थीं। आर्या ने देखा कि एक वेटर बार बार विक्रम की मेज के पास जा रहा था और उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने हैमानी सैर फॉर्मेटली संतारानी में तुरंत कदम बढ़ाया और उस वेटर को बीच में ही रोक दिया, जिससे विक्रम के दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। विक्रम ने आर्या को गुस्से से देखा और उसे पीछे हटने का सख्त आदेश दिया, जिससे तनाव बढ़ा। आर्या ने वेटर की तलाशी ली और उसके पास से एक छोटा सा उपकरण बरामद किया, जो संभवतः गुप्त बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।
विक्रम की हंसी अचानक रुक गई जब उसने वह उपकरण देखा और उसे अपनी सुरक्षा की असली चिंता होने लगी। उसने वेटर की विक्रम की असली चिंता होने लगी। पहली बार गहराई से महसूस किया कि आर्या केवल एक साधारण सुरक्षा कर्मी नहीं है, बल्कि वह खतरे को सूंघने की अद्भुत क्षमता रखती है। आर्या ने शांति से उसे क्लब से बाहर निकलने का इशारा किया। वापस लौटते समय कार के भीतर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था और विक्रम खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूबा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन उसका अहंकार उसे आर्या से माफी मांगने से रोक रहा था। आर्या ने ड्राइविंग मिरर में देखा कि एक काली एसयूवी काफी समय से उनका पीछा कर रही है और उसने तुरंत अपनी रफ्तार बढ़ा दी। उसने विक्रम को अपनी सीट बेल्ट कसने और शांत रहने के लिए निर्देश दिए। पीछा करने वाली गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन आर्या ने अपने बेहतरीन ड्राइविंग कौशल से उसे चकमा दे दिया। विक्रम की धड़कनें तेज हो गई थीं और उसने पहली बार मौत को इतने करीब से देखा था। आर्या ने बड़ी चतुराई से कार को एक संकरी गली में मोड़ दिया और हमलावरों को पीछे छोड़ने में कामयाब रही। वह जानती थी कि यह तो बस शुरुआत है और राजवीर के लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। अगली सुबह जब विक्रम अपने दफ्तर पहुंचा तो उसने आर्या को एक नए सम्मान के साथ देखा, लेकिन फिर भी उसकी बातें कावी ही रहीं। उसने आर्या से पूछा कि उसे अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की रक्षा करने में क्या मिलता है। आर्या ने सादगी से जवाब दिया कि यह केवल एक काम नहीं है, बल्कि उसकी निष्ठा और उसके उसूलों की बात है। विक्रम उसकी बातों की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा था, पर वह असमर्थ रहा। राजवीर अपने ठिकाने पर बैठकर इस असफलता पर बुरी तरह चिल्ला रहा था और उसने अपने गुर्गों को विक्रम को खत्म करने के लिए और भी खतरनाक योजना बनाने का आदेश दिया। उसे पता चल गया था कि विक्रम की नई बॉडीगार्ड कोई साधारण लड़की नहीं है और उसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। राजवीर ने वर्मा ग्रुप के भीतर छिपे अपने मुखबिरों को सक्रिय कर दिया ताकि वह विक्रम की हर गतिविधि पर नजर रख सके और सही समय पर हमला करे। आर्या ने वर्मा ग्रुप के सुरक्षा तंत्र की समीक्षा की और पाया कि अंदर के ही कुछ लोग राजवीर के साथ मिले हुए हो सकते हैं। उसने अपनी जांच को गुप्त रखा और विक्रम को भी इस बारे में पूरी तरह से नहीं बताया ताकि कोई शक न पैदा हो। वह जानती थी कि अगर वह सीधे तौर पर आरोप लगाएगी तो विक्रम शायद ही उसकी बात पर विश्वास करेगा। उसे पुख्ता सबूतों की जरूरत थी ताकि वह गद्दारों को बेनकाब कर सके। विक्रम ने अपने पिता की याद में एक बब्बे चैरिटी समारोह की घोषणा की थी, जिसमें शहर की कई दिग्गज हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद थी। आर्या ने इस आयोजन को एक बब्बे खतरे के रूप में देखा, क्योंकि भे-हब्बाहों वाली जगह पर सुरक्षा प्रदान करना सबसे कठिन काम होता है। उसने विक्रम को समारोह रद्द करने या छोटा करने का सुझाव दिया, लेकिन विक्रम ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बताते हुए साफ इनकार कर दिया और जिद पर अभा रहा। समारोह की तैयारी के दौरान आर्या ने व्यक्तिगत रूप से हर प्रवेश द्वार और भोजन की जांच की ताकि कोई भी चूक न रह जाए। उसने अपनी टीम को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया जाए और किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विक्रम आर्या की इस मुस्तैदी को देखकर मन ही मन प्रभावित था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर हमेशा की तरह वही पुराना बेपरवाह भाव बनाए रखा था। विक्रम की मां ने भी आर्या से मुलाकात की और उसकी सादगी और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की, जिससे आर्या को थोड़ा भावनात्मक सहारा मिला। आर्या को याद आया कि उसका अपना परिवार भी कितनी उम्मीदों के साथ उसके वापस लौटने का इंतजार कर रहा होगा। उसने अपने जीन मंदाये है बाधा होगा व्यक्तिगत दुखों को एक तरफ रख दिया और अपनी पूरी एकाग्रता विक्रम की सुरक्षा पर केंद्रित कर दी। वह किसी भी कीमत पर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने वाली नहीं थी। राजवीर के गुर्गे समारोह में वेटर और सफाई कर्मचारियों के भेष में घुसने की योजना बना रहे थे ताकि वे सीधे विक्रम तक पहुंच सकें। आर्या ने बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली का उपयोग करने का निर्णय लिया, जिससे घुसपैठियों के लिए अंदर आना मुश्किल हो गया। हालांकि राजवीर ने पहले ही कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को अपनी तरफ कर लिया था, जिन्होंने सुरक्षा घेरे में एक छोटी सी सेंध लगाने का रास्ता खोज लिया था। खतरा अब और भी ज्यादा बढ़ गया था।
समारोह शुरू होने से कुछ घंटे पहले आर्या को एक अज्ञात नंबर से धमकी भरा संदेश मिला, जिसमें उसे इस मामले से दूर रहने के लिए कहा गया था। उसने उस संदेश को नजरअंदाज कर दिया और अपने फोन को ट्रेस करने के लिए अपने एक पुराने साथी को भेज दिया। वह कार्व ने लगातार हालांकि इस सीएनएस में हैलास करने के लिए से हुए जानती थी कि दुश्मन उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब था कि उसकी योजना सही दिशा में काम कर रही थी। उसने अपनी कमर कसी और तैयार हो गई। विक्रम जब तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने आर्या को अपने दरवाजे पर तैनात पाया और उसने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। आर्या ने केवल एक हल्की सी मुस्कान दी और उसे समारोह स्थल की ओर ले गई, जहां मेहमानों का आना शुरू हो गया था। संगीत और रोशनी के बीच एक गहरा सन्नाटा था जो केवल आर्या महसूस कर पा रही थी। उसे यकीन था कि आज रात कुछ बहुत बड़ा और भयानक होने वाला है। अतिथियों की भीड़ में आर्या की नजरें हर चेहरे को स्कैन कर रही थीं और वह किसी भी संभावित खतरे को पहचानने की कोशिश कर रही थी। विक्रम मंच पर खड़ा होकर भाषण दे रहा था और लोग उसकी बातों पर तालियां बजा रहे थे, लेकिन आर्या का ध्यान केवल पीछे के दरवाजे पर था। उसने देखा कि दो आदमी जो वेटर की वर्दी में थे वे सामान्य से अधिक सतर्क दिख रहे थे और उनके पास कोई ट्रे नहीं थी। आर्या ने अपने कान में लगे वायरलेस सेट पर अपनी टीम को उन दो संदिग्धों पर नजर रखने के लिए कहा और खुद उनकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उन आदमियों ने आर्या को अपनी ओर आते देखा, वे भीड़ में गायब होने की कोशिश करने लगे, जिससे आर्या का शक यकीन में बदल गया। उसने उनका पीछा किया, लेकिन तभी लाइटें अचानक गुल हो गईं और पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। विक्रम मंच पर अकेला और असुरक्षित खड़ा था। अंधेरे में आर्या ने अपनी नाइट विजन डिवाइस का उपयोग किया और देखा कि एक हमलावर विक्रम की ओर बंदूक तान रहा था। वह बिजली की गति से विक्रम की ओर दौड़ी और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जबकि पहली गोली उसके ठीक ऊपर से निकल गई। विक्रम पूरी तरह से स्तब्ध था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आर्या ने उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास शुरू किया। हमलावरों और सुरक्षा गार्डों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई और मेहमान अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई। आर्या ने विक्रम को अपने शरीर से ढक रखा था और वह बड़ी सावधानी से उसे मुख्य द्वार की ओर ले जा रही थी। उसे पता था कि राजवीर के लोग बाहर भी तैनात हो सकते हैं, इसलिए उसने एक वैकल्पिक निकास द्वार का उपयोग करने का फैसला किया, जो गुप्त था। मुंबई की उस भयानक रात के बाद शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन आर्या के दिमाग में हलचल मची थी। समारोह में हुए हमले ने विक्रम को अंदर तक झकझोर दिया था और उसकी आंखों में पहली बार मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। आर्या ने उसे सुरक्षित कार तक पहुंचाया और उसके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बना दिया ताकि कोई भी हमलावर दोबारा पास न आ सके। वह जानती थी कि असली दुश्मन अभी भी साये की तरह अंधेरे में छिपा हुआ है। कार के भीतर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था और विक्रम खिड़की के बाहर शून्य में ताक रहा था, जहां रोशनी धुंधली पार रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस दुनिया को वह अपनी मुट्ठी में समझता था, वह इतनी असुरक्षित और खतरनाक हो सकती है। आर्या लगातार अपनी मैथा बनाला रेडियो पर सुरक्षा टीम से संपर्क कर रही थी और मुख्यालय को हर पल की जानकारी दे रही थी। विक्रम ने आर्या के चेहरे की ओर देखा, जहां चोट का एक छोटा सा निशान अब भी ताज़ा था। जब वे वर्मा विला पहुंचे तो आर्या ने तुरंत पूरे परिसर की घेराबंदी करने का आदेश दिया और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी। विक्रम अपने आलीशान लिविंग रूम में बैठा था, लेकिन उसे वह सुख सुविधाएं अब बेमानी लग रही थीं क्योंकि उसका मन अशांत था। उसने आर्या को अपनी ओर आते देखा और पहली बार उसके मन में इस महिला के प्रति प्रशंसा का भाव जागा जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आर्या की आंखों में केवल अपने कर्तव्य के प्रति एकनिष्ठ समर्पण और कठोर अनुशासन दिखाई दे रहा था। अगली सुबह विक्रम ने जिद की कि वह अपने निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत के दौरे पर जाएगा, क्योंकि निवेशकों का भरोसा बनाए रखना उसके लिए बहुत जरूरी था। आर्या ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया, क्योंकि खुली जगह पर सुरक्षा देना किसी भी अंगरक्षक के लिए सबसे देखने के लिए सबसे बनाए बही चुनौती होती है। लेकिन विक्रम का अहंकार और व्यापारिक मजबूरियां उसके डर पर भारी पड़ गईं
और उसने आर्या की चेतावनी को अनसुना कर दिया। आर्या को मजबूरी में उसकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल तैनात करने की योजना बनानी पड़ी। निर्माण स्थल पर धूल और मशीनों का शोर चारों ओर फैला हुआ था और सैकड़ों मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे थे। आर्या ने अपनी टीम को ऊंचे टावरों और क्रेन ऑपरेटरों पर नजर रखने का सख्त निर्देश दिया था, क्योंकि हमला कहीं से भी हो सकता था। विक्रम हेलमेट पहनकर इंजीनियरों के साथ नक्शे पर चर्चा कर रहा था और वह पूरी तरह से अपने काम में डूबा हुआ था। आर्या की नजरें हर उस व्यक्ति को स्कैन कर रही थी जो विक्रम के करीब आने की कोशिश कर रहा था। अचानक ऊपर से एक तेज चरमराहट की आवाज आई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और वहां मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। एक विशाल लोहे का गर्डर जो क्रेन से लटका हुआ था, वह अचानक अपनी जगह से फिसल गया और सीधे विक्रम की ओर गिरने लगा। क्रेन ऑपरेटर ने जानबूझकर नियंत्रण छोड़ दिया था और वह वहां से भागने की फिराक में था ताकि इसे एक दुर्घटना का रूप दिया जा सके। मौत कुछ ही पलों की दूरी पर खजी थी और सब स्तब्ध थे। आर्या ने बिजली की गति से प्रतिक्रिया की और बिना सोचे विक्रम की ओर लंबी छलांग लगाई ताकि उसे सुरक्षित स्थान पर धकेला जा सके। उसने विक्रम को पूरी ताकत से एक तरफ फेंका और खुद भी गर्डर के गिरने वाले दायरे से बाल बाल बाहर निकलने में सफल रही। गर्डर कंक्रीट के फर्श पर इतनी जोर से गिरा कि पूरी जमीन हिल गई और वहां धूल का एक विशाल गुबार उठ खजा हुआ। विक्रम जमीन पर पजा हुआ हाफ रहा था और उसकी सांसें बुरी तरह से ऊपर नीचे हो रही थीं। धूल कम होते ही आर्या तुरंत खई हुई और उसने अपनी बंदूक निकालकर उस क्रेन ऑपरेटर का पीछा करना शुरू किया जो भागने की कोशिश कर रहा था। वह मलबे और लोहे की छहों के बीच से रास्ता बनाती हुई शिकार की ओर बढ़ रही थी और उसकी फुर्ती देख सब हैरान थे। उसने क्रेन्स कोशिश कर रहा था, हमलावर को चारों तरफ से घेर लिया और उसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया ताकि उससे सच उगलवाया जा सके। विक्रम ने दूर से यह सब देखा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पकड़ा गया व्यक्ति राजवीर का एक प्रशिक्षित गुंडा था जिसे इस काम के लिए मोटी रकम देने का वादा किया गया था और वह अब थर-थर कांप रहा था। आर्या ने उसे पुलिस के हवाले करने से पहले उसकी गहन तलाशी ली और उसके पास से एक एन्क्रिप्टेड मोबाइल फोन से बरामद किया। उसने इस फोन के डेटा को सुरक्षित रखने का फैसला किया क्योंकि इसमें राजवीर के खिलाफ बब्बे सबूत छिपे हो सकते थे। विक्रम आर्या के पास आया और उसने बहुत ही धीमी आवाज में उसे धन्यवाद कहने की कोशिश की। वापस लौटते समय विक्रम ने आर्या से उसके निजी जीवन के बारे में पूछने का साहस किया, लेकिन आर्या ने पेशेवर दूरी बनाए रखी। उसने बताया कि वह एक सैनिक की बेटी है और उसके लिए अनुशासन ही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है जिससे वह कभी समझौता नहीं करती। विक्रम को महसूस हुआ कि आर्या के भीतर एक बहुत ही संवेदनशील इंसान छिपा है जो केवल अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है। उसने मन ही मन आर्या के प्रति अपने व्यवहार को बदलने का दृढ़ निश्चय कर लिया। शाम को आर्या ने बरामद किए गए फोन की जांच की और उसे पता चला कि कंपनी के भीतर ही कोई गद्दार राजवीर को गुप्त जानकारी दे रहा था। उसने पाया कि विक्रम का सबसे भरोसेमंद कानूनी सलाहकार पिछले कई महीनों से राजवीर के साथ गोपनीय मीटिंग कर रहा था और जानकारी बेच रहा था। यह खुलासा बहुत बड़ा था और आर्या को पता था कि अगर वह इसे बिना सबूत के बताएगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। उसे बहुत ही सावधानी से अपना अगला कदम उठाना था ताकि दुश्मन सतर्क न हो सके। विक्रम ने अपने कमरे में अकेले बैठकर उन सभी पलों को याद किया जब उसने आर्या का अपमान किया था और उसे अपनी गलतियों पर पछतावा हुआ। उसने महसूस किया कि आर्या ने न केवल उसकी जान बचाई थी बल्कि उसे जीवन की एक नई और सच्ची दृष्टि भी प्रदान की थी। वह उसको गलतियों पर पछतावा हुआ। अब उसे केवल एक नौकर या बॉडीगार्ड नहीं समझता था बल्कि उसे एक रक्षक और एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगा था। उसकी विलासी जीवन शैली अब उसे बहुत खोखली और अर्थहीन लगने लगी थी जो उसे परेशान कर रही थी। अगले कुछ दिनों तक आर्या ने गुप्त रूप से उस गद्दार सलाहकार पर नजर रखी और उसके हर वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू किया। उसने अपनी पुरानी टीम के कुछ विश्वसनीय सदस्यों की मदद ली जो अब भी खुफिया विभाग में कार्यरत थे और जानकारी जुटाने में माहिर थे। राजवीर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक महिला उसकी पूरी योजना को मिट्टी में मिलाने के लिए जाल बिछा रही है। आर्या की रणनीतिक सोच और धैर्य उसके सबसे बड़े हथियार थे जो उसे दूसरों से अलग बनाते थे।
राजवीर अपने आलीशान बंगले में बैठकर विक्रम की मौत की खबर का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे केवल असफलता की खबरें ही मिल रही थीं। उसने अपने गुर्गों को आदेश दिया कि वे आर्या की कमजोरियों का पता लगाएं और उसे किसी भी तरह से रास्ते से हटा दें। उसे केवल अपने गुर्गों को आदेश दिया कर पता चल गया था कि जब तक आर्या विक्रम के साथ है, तब तक वह वर्मा साम्राज्य को नष्ट नहीं कर पाएगा। राजवीर की नफरत अब जुनून की हद तक बा गई थी और वह कोई भी नीच काम कर सकता था। आर्या को सूचना मिली कि राजवीर ने उसके गांव में उसके परिवार को डराने धमकाने के लिए अपने कुछ गुंडे भेजे हैं जो उसे कमजोर करने की चाल थी। उसका दिल एक पल के लिए घबराया, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पाया और अपनी सुरक्षा टीम को वहां में भेजने का प्रबंध किया। उसने विक्रम को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका ध्यान अपने व्यावसायिक लक्ष्यों से भटक जाए। वह अकेली ही इस दोहरे मोर्चे पर लड़ने की मानसिक शक्ति रखती थी और तैयार थी। विक्रम ने देखा कि आर्या पिछले कुछ घंटों से थोड़ी चिंतित दिख रही है और उसने उससे कारण पूछने का प्रयास किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे आर्या की चुप्पी खटकने लगी थी और उसने अपने स्तर पर पता लगाने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है और क्यों वह इतनी चुप है। उसे जब आर्या के परिवार पर हुए खतरे के बारे में पता चला तो उसे अपनी बेबसी और आर्या के बलिदान का गहरा एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सुरक्षा व्यवस्था और काही करवाई। एक रात जब विक्रम अपने दफ्तर में काम कर रहा था तो आर्या उसके पास आई और उसे उन सभी सबूतों के बारे में बताया जो उसने जुटाए थे। विक्रम अपने सलाहकार की गद्दारी के बारे में जानकर पूरी तरह टूट गया, क्योंकि उसने उसे हमेशा अपने बड़े भाई की तरह माना था। आर्या ने उसे संभालते हुए कहा कि भावनाओं का व्यापार में कोई स्थान नहीं होता और उसे अब एक योद्धा की तरह सोचना होगा। विक्रम ने आर्या की आंखों में वो आग देखी जिसने उसे भी लड़ने की प्रेरणा दी और शक्ति प्रदान की। दोनों ने मिलकर राजवीर को एक जाल में फंसाने की योजना बनाई, जिसमें विक्रम को एक आसान शिकार के रूप में पेश किया जाना तय हुआ था। आर्या ने तय किया कि वे आने वाले अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस समिट के दौरान राजवीर के असली चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब कर देंगे और उसे जेल भेजेंगे। यह बहुत ही खतरनाक योजना थी, जिसमें जरा सी भी चूक होने पर उनकी जान जा सकती थी, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। आर्या ने अपनी टीम को विशेष हथियारों और उपकरणों से लैस करना शुरू कर दिया। तैयारियों के बीच विक्रम और आर्या के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा था, जो शब्दों से परे था और केवल एक दूसरे के प्रति सम्मान पर आधारित था। विक्रम अब आर्या के लिए विशेष भोजन मंगवाता था और उसके आराम का भी ध्यान रखने लगा था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। आर्या को इस नए बदलाव से थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन उसने अपनी गरिमा बनाए रखी और हमेशा अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखा। वह जानती थी कि उसे अपनी भावनाओं को अपने मिशन के बीच नहीं आने देना है। राजवीर के जासूसों ने उसे बताया कि विक्रम समिट के लिए अकेले निकलने वाला है, जो उसके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता था उसे खत्म करने का। राजवीर ने अपनी सबसे खतरनाक हिट टीम को तैयार रहने को कहा और खुद भी उस समिट में शामिल होने का फैसला किया, ताकि जीत का जश्न मना सके। उसे अपनी जीत पर इतना भरोसा था कि उसने सुरक्षा के उन छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर दिया जो आर्या ने सावधानी से छोहे थे। घमंड हमेशा इंसान की बुद्धि को हर लेता है और राजवीर भी वही कर रहा था। समिट का दिन करीब आ गया था और शहर के बड़े होटलों में हलचल तेज हो गई थी, जहां दुनिया भर के दिग्गज व्यापारी जुटने वाले थे। आर्या ने होटल के हर कोने की जांच की और अपने लोगों को वेटर और मेहमानों के भेष में तैनात कर दिया, ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि न छूटे। उसने विक्रम को एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने को दी और उसे हमेशा अपने करीब रहने की हिदायत दी, जो बहुत जरूरी थी। विक्रम ने बिना किसी सवाल के उसकी हर बात मान ली और पूरी तरह समर्पित रहा। आर्या के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि दुश्मन के पास कोई गुप्त योजना हो सकती है जो उसे नहीं पता। उसने अपनी रणनीतियों को दोबारा जांचा और बैकअप प्लान भी तैयार रखा, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में वे बारी नहीं पता तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें और सुरक्षित रह सकें। वह अपनी सांसों पर नियंत्रण रख रही थी और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया था, ताकि छोटी सी आवाज भी उसे सुनाई दे।
उसकी एकाग्रता का स्तर अब अपने चरम पर था और वह तैयार थी। विक्रम ने आर्या का हाथ पकड़कर उसे विश्वास दिलाया कि वे इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे और वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, चाहे जो भी हो। आर्या ने पहली बार उसकी आंखों में वो ईमानदारी देखी जिसने उसे भीतर तक छू लिया, लेकिन उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और गंभीर हो गई। उसने कहा कि युद्ध के मैदान में विश्वास से ज्यादा सतर्कता काम आती है और उन्हें अभी केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। वे दोनों अब होटल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे थे, जहां काल खजा था। राजवीर वहां पहुंच चुका था और उसकी नजरें केवल विक्रम को ढूंढ रही थीं, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को जंगल में तलाशता है और वॉर करता है। आर्या ने उसे दूर से ही पहचान लिया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी ताकि राजवीर को लगे कि वह अभी भी अनभिज्ञ है और बेखबर है। पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था और संगीत बज रहा था, लेकिन आर्या के लिए यह केवल एक युद्ध क्षेत्र था जहां मौत नाच रही थी। हर धक्कन के साथ खतरा और करीब आता जा रहा था जो भयावह था। होटल ग्रैंड इंपीरियल का विशाल बॉलरूम सुनहरी रोशनी और महंगे इत्र की खुशबू से सराबोर था। हर तरफ देश के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग अपनी संपत्ति और रुतबे का प्रदर्शन कर रहे थे। ऊंची छत से लटकते क्रिस्टल के झूमर अपनी भव्यता से आंखों को चौंधिया रहे थे, लेकिन आर्या के लिए यह सब केवल एक भ्रम था। उसे पता था कि इस चमक धमक के पीछे गहरी साजिशें रची जा रही हैं और हर मुस्कान के पीछे एक शिकारी छिपा हुआ है जो सही मौके का इंतजार कर रहा है। विक्रम वर्मा ने जैसे ही हॉल में कदम रखा, कैमरों की लाइटें एक साथ चमक उठीं और सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। वह हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरपूर दिख रहा था और उसके चेहरे पर वही पुरानी बेपरवाह मुस्कान थी जो उसकी कमजोरी और ताकत दोनों थी। आर्या उसके ठीक पीछे एक साए की तरह चल रही थी और उसकी निगाहें मेहमानों की भीड़ को चीरते हुए खतरे की तलाश कर रही थीं। विक्रम को लग रहा था कि वह इस महफिल का राजा है, लेकिन आर्या जानती थी कि वह वास्तव में एक असुरक्षित लक्ष्य है। हॉल के एक कोने में राजवीर अपने कुछ खास सहयोगियों के साथ खड़ा था और उसके हाथ में शराब का गिलास बहुत स्थिर था। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी जब उसने विक्रम को अंदर आते देखा, जैसे वह अपनी जीत की योजना को सफल होते देख रहा हो। उसने अपने पास खड़े एक आदमी को आंखों ही आंखों में संकेत दिया और फिर अपनी बनावटी मुस्कान के साथ मेहमानों से घुलने मिलने लगा। राजवीर की हर चाल बहुत नपी-तुली थी और वह किसी भी तरह का संदेह पैदा नहीं होने देना चाहता था। आर्या ने अपनी वायरलेस डिवाइस को कान के पास सटाया और सुरक्षा टीम को उन सभी मेहमानों पर नजर रखने के लिए कहा जो बार बार अपने फोन देख रहे थे। उसने देखा कि कुछ वेटर ट्रे लेकर इस तरह चल रहे थे जैसे वे किसी विशेष क्रम का पालन कर रहे हों जो सामान्य नहीं था। उसे अपनी ट्रेनिंग से पता था कि बड़े हमलों से पहले अक्सर इसी तरह की छोटी और अजीब हलचलें होती हैं जिन्हें आम लोग नहीं समझ पाते। उसकी नसें तनाव से भर गई थीं और वह पूरी तरह से सतर्क हो चुकी थी। विक्रम एक सुंदर महिला व्यवसायी के साथ बात करने में इतना व्यस्त था कि उसे अपने चारों ओर मंडराते खतरों का जरा भी आभास नहीं था। वह बार बार हंस रहा था और अपने व्यापारिक साम्राज्य की नई ऊंचाइयों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जिससे आर्या को झुंझलाहट हो रही थी। आर्या ने कई बार उसे थोड़ा पीछे हटने और सुरक्षित घेरे में रहने का इशारा किया, लेकिन विक्रम ने उसे केवल एक सख्त निगाह से चुप रहने को कह दिया। उसका अहंकार उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। तभी आर्या की नजर एक फोटोग्राफर पर पड़ी जिसका कैमरा लेंस सामान्य से काफी बड़ा था और वह विक्रम की हर हरकत को बहुत करीब से ट्रैक कर रहा था। उसने महसूस किया कि वह आदमी तस्वीरें नहीं खींच रहा था, बल्कि शायद किसी के लिए विक्रम की सटीक स्थिति का लाइव डेटा भेज रहा था। आर्या ने तुरंत उस आदमी की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन वह भीड़ का फायदा उठाकर दूसरी तरफ निकल गया, जिससे आर्या की चिंता और बढ़ गई। उसे समझ आ गया कि हमला बहुत ही योजनाबद्ध है। पूरे हॉल का तापमान जैसे अचानक गिर गया हो, क्योंकि संगीत अब और भी तेज हो गया था, जो शायद चिल्लाहटों को दबाने के लिए था। आर्या ने अपने हथियार की स्थिति जांची और विक्रम के इतना करीब पहुंच गई
कि वह उसे किसी भी समय सुरक्षित रूप से नीचे धकेल सके। मेहमानों की भीड़ के बीच कुछ लोग बहुत तेजी से अपनी जगह बदल रहे थे और उनके कोट के नीचे कुछ भारी वस्तुएं साफ दिखाई दे रही थीं। आर्या ने महसूस किया कि शिकारी अब अपने शिकार को चारों तरफ से घेरने लगे हैं। तभी मुख्य मंच पर रोशनी कम हो गई और कार्यक्रम के संचालक ने मुख्य भाषण के लिए विक्रम का नाम पुकारा, जिससे सारा ध्यान मंच की ओर चला गया। विक्रम बड़े गर्व के साथ मंच की ओर बढ़ने लगा और उसके कदम बहुत सधे हुए थे, जैसे उसे अपनी सुरक्षा पर पूरा भरोसा हो। आर्या ने मंच के पीछे के पर्दे में एक छोटी सी हलचल देखी और उसने तुरंत अपनी टीम को वहां पोजीशन लेने का आदेश दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि समय अब रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। जैसे ही विक्रम मंच के बीचों बीच पहुंचा और माइक के सामने खड़ा हुआ, पूरे हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया जो किसी तूफान के आने की आहट जैसा था। आर्या ने देखा कि ऊपर की बालकनी में एक साया बहुत तेजी से हिला और वहां से एक राइफल की नली धीरे से बाहर निकली। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी स्थिति बदली और विक्रम को अपनी सुरक्षा की ढाल के नीचे लेने के लिए तैयार हो गई। वह जानती थी कि गोली किसी भी समय चल सकती है और वह अंतिम क्षण है। हॉल के सुरक्षा गार्ड अपने स्थानों पर तैनात थे, लेकिन वे उन पेशेवर हथियारों का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थे जिन्हें राजवीर ने बहुत पैसा देकर बुलाया था। आर्या ने अपने पास मौजूद एक छोटे से उपकरण को सक्रिय किया, जिससे हॉल के कुछ हिस्से में सिग्नल जाम हो गए ताकि हमलावर एक दूसरे से बात न कर सके। यह एक बहुत ही जोखिम भरा कदम था क्योंकि इससे उसकी अपनी टीम का संपर्क भी टूट सकता था, लेकिन उसे यह जुआ खेलना ही पड़ा। स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर जा रही थी। विक्रम ने बोलना शुरू ही किया था कि अचानक हॉल के मुख्य दरवाजे से कुछ संदिग्ध लोग तेजी से अंदर दाखिल हुए और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को उलझा दिया। हॉल में मौजूद मेहमान घबराने लगे थे और इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे, जिससे सुरक्षा का उन्होंने हमारी से घेरा और भी कमजोर हो गया था। आर्या ने अपनी पूरी ताकत लगाई और भीड़ को चीरते हुए विक्रम तक पहुंचने की कोशिश की ताकि उसे वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। उसने देखा कि राजवीर अब वहां से चुपचाप बाहर निकल रहा था। राजवीर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी क्योंकि उसे लगा कि उसका काम अब पूरा होने वाला है और विक्रम की कहानी आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसे आर्या की क्षमता पर अभी भी संदेह था और वह मानता था कि एक अकेली महिला इतने बड़े और सुनियोजित हमले को रोक पाने में कभी सफल नहीं हो सकती। उसने अपनी कार में बैठकर दूर से तमाशा देखने का फैसला किया ताकि वह खुद को इस अपराध से पूरी तरह दूर रख सके और बच सके। आर्या ने देखा कि मंच के ऊपर लगे भारी झूमर की जंजीर को किसी ने काट दिया था और वह अब हवा में खतरनाक तरीके से झूल रहा था। उसने चिल्लाकर विक्रम को वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन शोर इतना ज्यादा था कि विक्रम को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह बस अपनी फाइल के पन्ने पलट रहा था और जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहा था जैसे वह कोई महान विजेता हो। आर्या ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और मंच की ओर एक लंबी छलांग लगाई। उसी समय बालकनी से पहली गोली चली, जिसकी आवाज संगीत के भारी शोर में दब गई, लेकिन आर्या ने उस खतरे को देख लिया था। उसने हवा में ही अपनी दिशा बदली और विक्रम को धक्का देकर मंच से नीचे गिरा दिया, जिससे झूमर और गोली दोनों का निशाना चूक गया। विक्रम के गलते हुए हैरान परेशान जमीन पर गिरा और उसे समझ नहीं आया कि आर्या ने उसे इस तरह अपमानित क्यों किया। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, झूमर उसी जगह गिरकर चकनाचूर हो गया जहां वह खड़ा था। पूरे हॉल में अब चीख पुकार मच गई थी क्योंकि सुरक्षा गार्डों और हमलावरों के बीच आमने सामने की जंग शुरू हो गई थी और गोलियां चलने की आवाजें गूंजने लगी थीं। आर्या ने अपनी बंदूक निकाली और सटीक निशाना लगाते हुए उन हमलावरों को रोकना शुरू हो गई थी किया जो मंच की ओर बढ़ रहे थे। उसने विक्रम को एक मजबूत खंभे के पीछे छिपने का आदेश दिया और उसे अपनी जगह से हिलने से मना किया। विक्रम अब पूरी तरह से आर्या के निर्देशों का पालन कर रहा था। हमलावरों की संख्या बहुत ज्यादा थी और वे पूरी तरह से हथियारों से लैस थे, जबकि आर्या की टीम के पास सीमित संसाधन थे क्योंकि यह एक निजी समारोह था। आर्या ने अपनी रणनीति बदली और हमलावरों को हॉल के संकरे कोनों की ओर खींचने लगी, जहां उनकी संख्या का लाभ खत्म हो जाता था। वह बहुत ही पेशेवर तरीके से एक एक
करके शत्रुओं को ढेर कर रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अब एक रक्षक नहीं बल्कि एक शिकारी की तरह लड़ रही थी। विक्रम ने अपनी जान बचाने के लिए आर्या को संघर्ष करते हुए देखा और उसे पहली बार अपनी धन दौलत की तुच्छता का एहसास हुआ जो उसे बचा नहीं सकती थी। उसने देखा कि आर्या के हाथ से खून बह रहा था क्योंकि एक कांच का टुकड़ा उसे लगा था, लेकिन उसने एक खून करते हुए खीसर केस महार में पल के लिए भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह बार बार विक्रम की ओर देखती थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सुरक्षित है और उसे कोई आंच नहीं आई। उसकी निष्ठा वास्तव में अतुलनीय और महान थी। राजवीर के लोग अब हताश हो रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक लड़की उनके पूरे ऑपरेशन को इस तरह तहस नहस कर देगी और उन्हें कड़ी टक्कर देगी। उन्होंने अपने सबसे अच्छे शूटर को आर्या पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया ताकि रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हटाया जा सके और लक्ष्य हासिल हो सके। आर्या को महसूस हुआ कि उसे अब निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए उसने अपनी पोजीशन बहुत तेजी से बदलना शुरू कर दिया। वह हार मानने वालों में से नहीं थी। धुआं और धूल चारों ओर फैल गई थी और रोशनी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, जिससे स्थिति और भी भयावह और अनिश्चित हो गई थी। आर्या ने अपने बाकी बचे साथियों को विक्रम के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बनाने के लिए कहा और खुद मुख्य हमलावर की ओर बढ़ने का फैसला किया। वह जानती थी कि जब तक उनका नेता नहीं पकड़ा जाएगा तब तक यह हमला रुकने वाला नहीं है। उसने अंधेरे में अपनी इंद्रियों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया और आगे बढ़ी। तभी आर्या को महसूस हुआ कि मंच के ठीक नीचे एक छोटा सा बम छिपाया गया है जो कुछ ही सेकंड में फटने वाला है और सब कुछ खत्म कर सकता है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस बम की ओर छलांग लगाई और उसे निष्क्रिय करने की कोशिश करने लगी, जबकि ऊपर गोलियां चल रही थीं। विक्रम ने उसे खतरे की ओर बढ़ते देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि वह अब आर्या को खोने के डर से कांप रहा था। वह बेबस होकर उसे देख रहा था। आर्या ने अपनी तार काटने वाली कैंची निकाली और बहुत ही सावधानी से सही तार को पहचानकर उसे काट दिया, जिससे टाइमर ऐन मौके पर रुक गया। उसने एक लंबी सांस ली, लेकिन उसे पता था कि जश्न मनाने का समय अभी नहीं आया है क्योंकि दुश्मन अभी भी हॉल में मौजूद थे। उसने अपनी बंदूक फिर से उठाई और अंधेरे में छिपे हमलावरों पर हमला बोल दिया जो अब भागने की कोशिश कर रहे थे। जीत अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे हमलावरों के हौसले पूरी तरह से टूट गए और वे वहां से भागने के रास्ते तलाशने लगे। आर्या ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी हमलावर भागने न पाए और उसने मुख्य निकास द्वार को ब्लॉक कर दिया ताकि हमलावरों की पारस को आर्या की लूकों के साथ उन्हें पकड़ा जा सके। विक्रम खंभे के पीछे से बाहर निकला और उसने आर्या को गर्व से देखा जो अब भी पूरी तरह से युद्ध की मुद्रा में खड़ी थी। वह उसके साहस का कायल हो गया था। हॉल में धीरे धीरे शांति छाने लगी थी और पुलिस की टीमें अंदर दाखिल होकर घायलों की मदद करने लगी थीं और अपराधियों को हिरासत में ले रही थीं। आर्या ने अपनी बंदूक वापस अपनी जैकेट में रखी और विक्रम के पास जाकर उसकी स्थिति की जांच की कि कहीं उसे कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन आर्या ने अपने चेहरे पर फिर से वही पेशेवर गंभीरता ओढ़ ली और उससे दूर हट गई। विक्रम ने महसूस किया कि आर्या की गरिमा और उसके उसूल उसे बहुत ऊंचा बनाते हैं और वह साधारण लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है जो केवल पैसों के पीछे भागती है। उसने आर्या की आंखों में छिपे उस दर्द को भी महसूस किया जो शायद उसके अतीत की किसी गहरी उसूल के उसी बिल्कुल भी नहीं है। चोट की निशानी थी और जिसे वह छिपाती थी। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह आर्या के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेगा और उसे वह सम्मान दिलाएगा। राजवीर को जब पता चला कि उसका हमला पूरी तरह विफल हो गया है तो वह गुस्से से पागल हो गया और उसने अपने मोबाइल फोन को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आर्या खन्ना नाम की एक मामूली लड़की ने उसके इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती दी है और उसे धूल चटाई है। उसने अब और भी ज्यादा खौफनाक और निजी बदला लेने की कसम खाई जो सीधा आर्या के दिल पर वार करने वाला था। होटल के बॉलरूम में हुई उस भयानक मुठभेड़ के बाद हवा में बारूद और जले हुए कपड़ों की गंध अब भी मौजूद थी। पुलिस की गाड़ियों की नीली और लाल बत्तियां खिड़कियों पर नाच रही थीं, जिससे वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। विक्रम अपनी रेशमी
कमीज के बटन खोलकर एक सोफे पर बैठ गया और उसकी सांसें अब भी बहुत तेज चल रही थीं। उसने आर्या को देखा जो बिना किसी थकान के और अपने घावों की परवाह किए बिना सुरक्षा टीम को जरूरी निर्देश दे रही थी। आर्या के हाथ से खून की कुछ बूंदें काली टाइलों पर गिर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का एक भी निशान नहीं था। उसने अपनी जैकेट की जेब से एक साफ रुमाल निकाला और बड़ी कुशलता से अपने घाव को बांध लिया ताकि वह अपना काम जारी रख सके। विक्रम उसके उनका काव्य काम को लेकर अपना काम जारी रख सके पास गया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आर्या ने बड़ी विनम्रता से खुद को पीछे खींच लिया और औपचारिक दूरी बनाए रखी। उसने स्पष्ट कर दिया कि उसकी सुरक्षा ही उसकी एकमात्र प्राथमिकता है और व्यक्तिगत भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। विक्रम को आर्या का यह ठंडा व्यवहार बहुत अखर रहा था, क्योंकि उसने आज मौत को बहुत करीब से देखा था और वह भावनात्मक सहारा चाहता था। उसने आर्या से पूछा कि वह इतनी कठोर कैसे हो सकती है, जबकि उसने अभी अभी किसी की जान बचाई है और वह खुद घायल है। आर्या ने शांत स्वर में जवाब दिया कि भावनाओं में बहना सुरक्षा कर्मियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है और दुश्मन हमेशा इसी कमजोरी का इंतजार करते हैं। विक्रम को उसकी बातों की गहराई समझ आने लगी थी और वह चुपचाप अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। रात के सन्नाटे में उनकी गाड़ी मुंबई की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी और बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। बारिश की बूंदें कार के शीशों पर गिरकर एक धुंधली परत बना रही थी, जिससे बाहर का नजारा और भी रहस्यमयी लग रहा था। आर्या की आंखें रात के बारिश सन्नाटे में उनकी गाड़ी मुंबई की सड़कों पर गिरकर एक धुंधली परत बना रही थी। अंधेरे में भी सड़क पर चलने वाले हर वाहन का बारीकी से निरीक्षण कर रही थी, क्योंकि उसे किसी खतरे का अंदेशा था। वह जानती थी कि राजवीर अपनी इस शर्मनाक हार को इतनी आसानी से कभी स्वीकार नहीं करेगा और दोबारा हमला जरूर करेगा। राजवीर अपने गुप्त ठिकाने पर बैठा हुआ आग बबूला हो रहा था और उसने अपने मेज पर रखे कीमती सामान को गुस्से में फर्श पर पटक दिया। उसने अपने सबसे वफादार और खूंखार शूटर टाइगर को बुलाया, जिसने आज तक कभी अपना निशाना नहीं चूका था, और उसे बड़ी रकम का लालच दिया। राजवीर ने उसे स्पष्ट आदेश दिया कि इस बार लक्ष्य केवल विक्रम नहीं, बल्कि वह लड़की भी होनी चाहिए जो उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी है। उसकी नफरत अब एक पागलपन में बदल चुकी थी, जो सबको नष्ट करना चाहती थी। अगले दिन वर्मा विला में सुरक्षा का स्तर और बढ़ा दिया गया था, क्योंकि आर्या को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक नया हमला होने वाला है। उसने विक्रम के मोबाइल फोन और कंप्यूटर के सभी डेटा को सुरक्षित कर दिया, ताकि कोई भी हैकर उनकी गुप्त सूचनाओं तक नहीं पहुंच सके। विक्रम ने देखा कि आर्या पिछले 24 घंटों से सोई नहीं थी और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। उसने आर्या के लिए विशेष रूप से कॉफी बनवाई और उसे थोड़ा आराम करने का आग्रह किया, लेकिन आर्या ने मना कर दिया। शाम को आर्या ने विक्रम के कानूनी सलाहकार मल्होत्रा को अपने केबिन में बुलाया और उसके सामने बैंक ट्रांजैक्शन के कुछ पुख्ता दस्तावेज रख दिए। मल्होत्रा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और उसके पसीने छूटने लगे, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी जल्दी उसे पकड़ लेगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन आर्या ने एक ही दांव में उसे जमीन पर पटक दिया और उसके हाथों में लोहे की हथकड़ी पहना दी। विक्रम यह सब दरवाजे के पीछे से देख रहा था और उसे आर्या पर बहुत गर्व हुआ। मल्होत्रा ने डर के मारे राजवीर की अगली योजना के बारे में सब कुछ उगल दिया, जो मरीन ड्राइव पर होने वाले एक संगीत समारोह से संबंधित थी। राजवीर ने वहां एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर को तैनात करने की योजना बनाई थी, जो भीड़ का फायदा उठाकर अपना काम आसानी से पूरा कर सके। आर्या को पता था कि यह एक बहुत बड़ा जाल हो सकता है, लेकिन उसे वहां जाना ही था, क्योंकि विक्रम ने पहले ही मुख्य अतिथि बनने की पुष्टि कर दी थी। उसने अपने हथियारों को साफ किया और मानसिक रूप से तैयार हुई। समारोह वाले दिन मरीन ड्राइव पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी और समुद्र की लहरें तट से टकराकर एक भयानक शोर पैदा कर रही थीं। आर्या ने सादे कपड़ों में अपने 5 सबसे अच्छे सुरक्षा गार्डों को भीड़ के बीच तैनात कर दिया, ताकि वे किसी भी रिक्शा में लाने के लिए कारीने की मानी संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत पकड़ सकें। विक्रम ने एक सफेद औपचारिक सूट पहना था और वह थोड़ा नर्वस दिख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि आज उसकी जान खतरे में है।
उसने आर्या का हाथ धीरे से दबाया और कहा कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। जैसे ही विक्रम मंच की ओर बढ़ने लगा, आर्या ने अपनी पोजीशन उसके बाईं ओर ले ली, जहां से समुद्री हवाएं बहुत तेज चल रही थीं। संगीत का शोर इतना तेज था कि पास खड़े व्यक्ति की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी, जो सुरक्षा के नजरिए से बहुत ही खतरनाक था। आर्या की नजरें सामने की इमारतों की छतों पर घूम रही थी, जहां कोई भी स्नाइपर आसानी से छिपकर बैठ सकता था और निशाना लगा सकता था। उसने देखा कि एक ऊंची इमारत की खिड़की से अचानक एक नीली रोशनी चमकी जो राइफल की थी। आर्या ने तुरंत अपने वायरलेस पर चिल्लाकर खतरे की घोषणा की और विक्रम को मंच से दूर ले जाने के लिए उसकी बांह जोर से पकड़ ली। लेकिन भीड़ इतनी घनी थी कि उनका रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था और लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए विक्रम की ओर खींचे चले आ रहे थे। तभी हवा को चीरती हुई एक गोली की सनसनाहट सुनाई दी, जो सीधे विक्रम के सीने की ओर बढ़ रही थी, जिसे केवल आर्या ही देख पाई थी। उसने बिना एक पल की देरी किए अपने शरीर को विक्रम के आगे झोंक दिया। गोली आर्या के कंधे के नीचे गहरी धंस गई और उसके शरीर से खून का एक गर्म फव्वारा निकलकर विक्रम के सफेद सूट पर जाकर गिरा, जिससे वह लाल हो गया। आर्या का शरीर हवा में थोड़ा उछला और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी, जबकि आसपास के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। विक्रम ने अपनी बाहों में आर्या को थाम लिया और उसका सिर अपनी गोद में रखकर पागलों की तरह उसका नाम पुकारने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आर्या ने सचमुच उसके लिए अपनी जान दे दी थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी और पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर दी थी ताकि हमलावर को पकड़ा जा सके। लेकिन विक्रम के लिए दुनिया ठहर गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा था कि कोई एम्बुलेंस बुलाए और उसकी जान बचाए। आर्या की सांसें बहुत धीमी और उखड़ी हुई थीं और उसका चेहरा बर्फ की तरह सफेद पड़ता जा रहा था, जिससे विक्रम का दिल बैठा जा रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि आर्या के बिना उसका जीवन अधूरा है। अस्पताल के गलियारे में विक्रम पागलों की तरह चक्कर काट रहा था और उसके कपड़ों पर लगा आर्या का खून अब सूखकर काला पड़ने लगा था, जो डरावना था। डॉक्टर उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था और लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसे अपनी उस अमीरी और पावर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो आज उसकी रक्षक को मौत के मुंह से बाहर निकालने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही थी। उसने कसम खाई कि वह राजवीर को नहीं छोड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती पिछले 5 घंटों से जल रही थी और भीतर डॉक्टर आर्या के शरीर से उस घातक गोली को निकालने का कठिन संघर्ष कर रहे थे। विक्रम के परिवार वाले और मीडिया के लोग अस्पताल के बाहर जमा हो गए थे, लेकिन विक्रम ने किसी से भी मिलने से साफ इनकार कर दिया था। वह बस उस ठंडे फर्श पर बैठकर अपनी गलतियों को याद कर रहा था और सोच रहा था कि उसने आर्या के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। उसकी आत्मा इस समय भारी पश्चाताप में डूबी थी। अंततः डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बहुत ही गंभीर चेहरे के साथ बताया कि गोली ने आर्या के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाया है और वह कोमा में है। यह सुनकर विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह बेजान होकर कुर्सी पर गिर पड़ा, क्योंकि उसने इस भयानक खबर की कभी उम्मीद नहीं की थी। डॉक्टरों ने कहा कि अब केवल चमत्कार ही उसे बचा सकता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक है और घाव गहरे हैं। विक्रम ने अंदर जाकर आर्या के निर्जीव शरीर को मशीनों के बीच देखा। उस रात के बाद विक्रम ने अपना घर और दफ्तर सब छोड़ दिया और आर्या के कमरे में ही अपना बसेरा बना लिया, ताकि वह हर पल उसके पास रहे। वह उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे पुरानी कहानियां सुनाता था और उससे बार बार वापस आने की मिन्नतें करता था, जो बहुत ही भावुक था। उसे अब समझ आ गया था कि आर्या कोई साधारण कर्मचारी नहीं थी, बल्कि वह उसकी रूह का एक हिस्सा बन चुकी थी। उसका परिवर्तन देखकर अस्पताल का स्टाफ भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाया। अस्पताल की खिड़की से बाहर देखते हुए विक्रम की आंखों में अब एक अलग तरह की आग जल रही थी, जो न्याय और बदले की तीव्र प्यास की निशानी थी। उसने अपने सबसे वफादार अधिकारियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि राजवीर का साम्राज्य 24 घंटों के भीतर पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाना चाहिए। उसने अपनी सारी संपत्ति को राजवीर के राजनीतिक और व्यापारिक संपर्कों को काटने के लिए लगा दिया,
ताकि वह कहीं से भी मदद न मांग सके। वह अब एक घायल शेर की तरह था। राजवीर को जब पता चला कि आर्या अभी भी जीवित है और विक्रम ने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी है तो वह बुरी तरह डर गया और भागने की कोशिश की। लेकिन विक्रम ने पहले ही सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर अपने आदमी तैनात कर दिए थे, जिससे राजवीर का बच निकलना अब पूरी तरह से नामुमकिन हो गया था। उसके सारे साथी और वकील उसे छोड़कर भागने लगे थे, क्योंकि वे जानते थे कि विक्रम की नफरत का सामना करना मौत है। राजवीर अब अपने ही बिल में कैद होकर रह गया था। विक्रम आर्या के पास बैठा हुआ उसके चेहरे को निहार रहा था और उसे याद आया कि कैसे उसने पहली बार उसे एक मामूली लड़की समझकर उसका अपमान किया था। उसने महसूस किया कि आर्या ने कभी भी उससे कुछ नहीं मांगा था, बल्कि उसने केवल अपना कर्तव्य निभाया और बदले में उसे नई जिंदगी और प्यार दिया। उसने आर्या के कान में धीरे से कहा कि वह तब तक नहीं हारेगा जब तक वह अपनी आंखें नहीं खोलती। कमरे में केवल वेंटिलेटर की आवाज गूंज रही थी, जो बहुत दर्दनाक थी। आर्या की माँ और छोटा भाई भी अस्पताल पहुंचे और उनके सादे कपड़ों और मासूमियत ने विक्रम को और भी ज्यादा भावुक कर दिया, जिससे उसे अपनी विलासिता पर शर्म आई। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह आर्या का सबसे अच्छा इलाज करवाएगा और उनके परिवार की सारी जिम्मेदारियां अब से उसकी अपनी होंगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। आर्या की माँ ने विक्रम के सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया, जिससे उसे थोड़ी शांति मिली, लेकिन उसका मन अब भी अशांत था। डॉक्टर बार बार कह रहे थे कि कोमा की स्थिति बहुत लंबी खिंच सकती है और परिवार को सबसे बुरे परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए, जो बहुत ही निराशाजनक था। विक्रम ने हार मानने से इनकार कर दिया और उसने विदेश से सबसे बड़े सर्जन को बुलाने का विदेश से ही किसामन में फैसला किया, ताकि आर्या को बचाने की कोई भी कसर बाकी न रहे। वह घंटों तक आर्या का पसंदीदा संगीत बजाता था, इस उम्मीद में कि शायद उसकी कोई इंद्रिय काम कर जाए। वह पूरी तरह से एक नया इंसान बन चुका था। एक सप्ताह बीत चुका था और आर्या के शरीर में अभी तक कोई हलचल नहीं हुई थी, जिससे डॉक्टरों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी और माहौल गंभीर था। विक्रम ने आर्या के बिस्तर के पास बैठकर एक डायरी लिखना शुरू किया, जिसमें उसने अपनी हर भावना और अपने संदर जाना खाना, हर पश्चाताप को शब्दों में उतार दिया ताकि वह इसे भविष्य में पढ़ सके। उसने कसम खाई कि जिस दिन आर्या होश में आएगी वह पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार करेगा और उसे हक दिलाएगा। राजवीर ने अपनी अंतिम चाल चलते हुए अस्पताल की बिजली काटने और आर्या को खत्म करने के लिए अपने कुछ बचे हुए गुर्गों को भेजने का दुस्साहस भरा फैसला किया। उसे लगा कि सुरक्षा अब ढीली हो गई होगी, लेकिन वह भूल गया था कि विक्रम अब खुद एक योद्धा बन चुका था, जो अपनी जान की बाजी लगा सकता था। जैसे ही लाइटें गुल हुई, विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे के दरवाजे पर एक ढाल की तरह खड़ा हो गया ताकि कोई अंदर न आ सके। अंधेरे में विक्रम को आर्या की उंगलियों में एक बहुत ही मामूली सी हलचल महसूस हुई, जिसने उसके शरीर में बिजली की तरह एक नई ऊर्जा और उम्मीद का संचार कर दिया। उसने तुरंत नर्स को बुलाया, लेकिन वह हलचल इतनी क्षणिक थी कि डॉक्टर उसे केवल एक शारीरिक उंगलियों ने सलीकर समझ नहीं प्रतिक्रिया मानकर नजरअंदाज करने लगे, जो विक्रम को पसंद नहीं आया। वह जानता था कि आर्या सुन रही है और वह वापस आने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने और भी जोर से उसे पुकारना शुरू कर दिया। जैसे ही सूरज की पहली किरण अस्पताल के कमरे की खिड़की से अंदर आई, आर्या की पलकें बहुत धीरे से हिलीं और उसने अपनी धुंधली आंखें खोलने का प्रयास किया। विक्रम की धड़कनें रुक सी गईं और वह सांस लेना भी भूल गया जब उसने देखा कि आर्या उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी और उसके होंठ हिले। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था और अस्पताल के गलियारों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बहादुर मरीज ने मौत को पूरी तरह से मात दे दी थी। आर्या ने बहुत ही धीमी आवाज में विक्रम से पूछा कि क्या वह सुरक्षित है, जो उसकी निस्वार्थ भावना का एक और बड़ा प्रमाण था जिसने सबका दिल पूरी तरह जीत लिया। विक्रम ने उसका हाथ चूमा और कहा कि वह अब सुरक्षित है और उसे अब किसी की सुरक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसे संभाल लेगा। आर्या की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आई और वह फिर से सो गई, लेकिन इस बार वह नींद बहुत शांत और सुकून भरी थी।
विक्रम कमरे से बाहर निकला और उसने महसूस किया कि हवा में अब एक नई ताजगी है और उसका पुराना घमंडी व्यक्तित्व हमेशा के लिए कहीं पीछे छूट गया है। उसने अपने सचिव को फोन किया और उसे एक बहुत ही खास आयोजन की तैयारी करने का निर्देश दिया जो पूरे इतिहास में कभी नहीं देखा गया होगा। उसे पता था कि उसे आर्या को क्या देना है और वह इसके लिए पूरी दुनिया का सामना करने को तैयार था, क्योंकि उसका प्यार अब अटल था। विक्रम ने अस्पताल के ठंडे गलियारे में बैठकर अपनी पुरानी जिंदगी के हर गलत फैसले पर विचार किया जो उसे आज इस मोड़ पर ले आए थे। आर्या की वह निस्वार्थ वीरता उसके दिमाग में बार बार बिजली की तरह कौंध रही थी, जिसने उसे एक नया जीवनदान दिया था। उसने महसूस किया कि उसकी दौलत और शोहरत उस निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के सामने बहुत छोटी और तुच्छ थी जो आर्या ने उसे बिना किसी उम्मीद के दिया था। अब वह पूरी तरह से बदल चुका था और उसका केवल एक ही मकसद था कि वह आर्या को ठीक करे। आर्या की आंखें जब पूरी तरह खुलीं तो उसने सामने बैठे विक्रम को देखा, जिसकी दाढ़ी बढ़ गई थी और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत का सबसे बड़ा सीईओ एक साधारण गार्ड के बगल में इस तरह रातें बिताएगा। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत ही कोमल स्वर में उससे अपनी तबीयत के बारे में पूछा, जिससे आर्या को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे अब समझ आ रहा था कि उसकी कुर्बानी ने इस कठोर इंसान का दिल पूरी तरह से पिघला दिया था। जैसे ही आर्या की स्थिति खतरे से बाहर हुई, विक्रम ने अपनी पूरी शक्ति राजवीर के साम्राज्य को नष्ट करने में लगा दी ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे। उसने अपने वकीलों की फौज और खुफिया एजेंटों को सक्रिय कर दिया, जिन्होंने राजवीर के हर गैरकानूनी व्यापारिक लेन देन का कच्चा चिट्ठा बहुत ही बारीकी से इकट्ठा करना शुरू किया। विक्रम अब एक दयालु इंसान नहीं बल्कि एक शिकारी की तरह काम कर रहा था, जो अपने रक्षक के साथ हुए अन्याय का पूरा हिसाब चुकता करना चाहता था। पूरे शहर के व्यापारिक जगत में सन्नाटा छा गया था। विक्रम ने बोर्ड मीटिंग बुलाई और उन सभी गद्दारों को एक एक करके बेनकाब किया, जिन्होंने राजवीर के साथ मिलकर कंपनी को अंदर से खोखला करने की साजिश रची थी। उसने किसी को भी माफ नहीं किया और सीधे पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे पूरी कॉरपोरेट दुनिया में एक सख्त संदेश गया कि वर्मा ग्रुप अब जाग गया है। उसने अपनी कार्यशैली को पूरी तरह से बदल दिया था और अब वह पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और कठोर व्यवसायी बन चुका था। उसकी पुरानी अय्याश छवि अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जो सबको हैरान कर रही थी। राजवीर को जब पता चला कि विक्रम ने उसके सभी बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया है और उसके अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों को काट दिया है, तो उसके होश उड़ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण प्रेम कहानी की वजह से उसका इतना बड़ा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और वह अकेला रह जाएगा। वह अब पागलों की तरह छिपने के रास्ते ढूंढ रहा था, लेकिन विक्रम के जासूसों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। राजवीर का घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था और उसे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। अस्पताल में आर्या की रिकवरी बहुत धीमी थी, लेकिन विक्रम की मौजूदगी ने उसे मानसिक रूप से बहुत मजबूती प्रदान की, जिससे वह हर दिन बेहतर महसूस करने लगी। विक्रम खुद उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था और उसकी पसंदीदा किताबें पढ़कर सुनाता था, जिससे उन दाली सोन इन बे खाना खिलाता था। दोनों के बीच एक गहरा और अटूट बंधन बनने लगा। आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस नए विक्रम के प्रति अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करे, क्योंकि वह अभी भी अपनी औकात नहीं भूली थी। उसने कई बार विक्रम को दूर रहने के लिए कहा था। विक्रम ने आर्या की मां को एक आलीशान घर और उसके भाई की शिक्षा के लिए एक ट्रस्ट फंड की व्यवस्था की, ताकि उन्हें भविष्य में कभी कोई आर्थिक समस्या न हो। उसने यह सब बहुत ही गुप्त रूप से किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि आर्या को लगे कि वह उस पर कोई एहसान कर रहा है या उसे खरीद रहा है। वह केवल अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता था और उसे वह सम्मान देना चाहता था जिसकी वह हमेशा से हकदार थी। आर्या के परिवार ने विक्रम को अपने बेटे की तरह स्वीकार कर लिया था। शहर के मीडिया में विक्रम के इस बदलाव की चर्चा हर तरफ हो रही थी और लोग उसे अब एक जिम्मेदार और बहादुर नायक के रूप में देखने लगे थे। उसने अपने पुराने दोस्तों और पार्टी करने वाले साथियों से पूरी तरह नाता तोड़ लिया था और अब वह अपना सारा समय या तो दफ्तर में बिताता था या अस्पताल में। उसके इस नए रूप ने
निवेशकों का भरोसा और भी बढ़ा दिया था, जिससे वर्मा ग्रुप के शेयरों की कीमत आसमान छूने लगी थी। विक्रम अब वास्तव में एक शक्तिशाली सम्राट की तरह व्यवहार कर रहा था। एक रात जब आर्या को बहुत दर्द हो रहा था तो विक्रम ने पूरी रात जागकर उसका हाथ थामे रखा और उसे हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्या ने पहली बार विक्रम की आंखों में सच्चे आंसू देखे जो उसकी पीड़ा को महसूस कर रहे थे, और उसे यकीन हो गया कि ये हौसला सार की बात हो रही थे। इंसान अब पूरी तरह बदल चुका है। उसने धीरे से विक्रम का हाथ सहलाया और उसे मुस्कुराने के लिए कहा, क्योंकि वह उसे दुखी नहीं देख सकती थी। उन दोनों की रूहें अब एक दूसरे के बहुत करीब आ चुकी थी। राजवीर ने अंतिम प्रयास के रूप में एक खतरनाक गिरोह को अस्पताल पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन विक्रम ने पहले से ही वहां अर्धसैनिक बलों जैसी सुरक्षा तैनात कर रखी थी। हमलावरों को अस्पताल की दहलीज पार करने से पहले ही दबोच लिया गया और राजवीर का यह आखिरी कार्ड भी पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ, जिससे वह टूट गया। विक्रम ने यह सुनिश्चित किया कि आर्या को इस हमले की खबर तक न लगे ताकि उसकी सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। वह अब आर्या के लिए एक अभेद्य दीवार बन गया था। विक्रम ने राजवीर के मुख्य ठिकाने पर खुद छापा मारा और उसे एक अंधेरे कमरे में छिपा हुआ पाया, जहां वह चूहों की तरह डर के मारे कांप रहा था। उसने राजवीर को कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उसे उन सभी सबूतों की फाइल दिखाई जो उसे जीवन भर जेल में रखने के लिए काफी थी। राजवीर ने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी, लेकिन विक्रम ने उसे केवल एक नफरत भरी निगाह से देखा और कानून के रखवालों को सौंप दिया। न्याय की पहली बड़ी जीत हासिल हो चुकी थी। वापस अस्पताल लौटते समय विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, क्योंकि उसने अपना पहला वादा पूरा कर दिया था और आर्या के गुनहगार को सजा दिला दी थी। उसने महसूस किया कि असली ताकत किसी को डराने में नहीं, बल्कि अपनों की रक्षा करने और बुराई को जड़ से खत्म करने में होती है। वह अब आर्या के पास जाकर उसे ये खुशखबरी सुनाना चाहता था, लेकिन उसने तय किया कि वह सही समय आने पर ही उसे सब कुछ बताएगा। उसकी हर चाल अब बहुत नपी तुली थी। आर्या अब बिस्तर से उठकर थोड़ा बहुत चलने लगी थी और उसकी हिम्मत देखकर डॉक्टर भी बहुत प्रभावित थे, क्योंकि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन वह जीत गई थी। उसने विक्रम से कहा कि वह अब ड्यूटी पर वापस आना चाहती है, क्योंकि उसे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता और वह अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती है। विक्रम हंसा और उसने कहा कि अब उसे किसी की सुरक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पूरी दुनिया को उसके कदमों में लाने का फैसला किया है। विक्रम ने एक गुप्त योजना तैयार की, जिसके तहत वह आर्या को एक ऐसी जगह ले जाना चाहता था जहां वह अपनी भावनाओं का इजहार कर सके और उसे सम्मान दे सके। उसने अपनी टीम को एक भव्य समारोह की तैयारी करने का आदेश दिया, जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बनने वाला था और जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वह आर्या को यह बताना चाहता था कि वह केवल उसकी रक्षक नहीं है, बल्कि उसके जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन चुकी है। उसकी तैयारी अब चरम पर थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, आर्या को महसूस हो रहा था कि विक्रम कुछ बड़ा छिपा रहा है, लेकिन उसने कभी उससे सवाल नहीं किया, क्योंकि उसे अब उस पर अटूट विश्वास था। वह जानती थी कि विक्रम जो भी करेगा वह उसके भले के लिए ही होगा और उसमें उसकी भलाई छिपी होगी। उन दोनों के बीच की खामोशी भी अब बहुत कुछ कह जाती थी, जो शायद हजारों शब्द भी नहीं कह पाते, और यह उनके प्यार की गहराई थी। आर्या का घाव अब भरने लगा था। विक्रम ने आर्या के लिए एक विशेष डिजाइनर पोशाक बनवाई जो एक राजकुमारी की तरह दिखने वाली थी, लेकिन उसने उसे यह बताया कि यह एक आधिकारिक पार्टी के लिए है। आर्या ने बिना किसी शक के उसे स्वीकार कर लिया और वह उस दिन के लिए तैयार होने लगी जब उसे दुनिया के सामने एक नई पहचान मिलने वाली थी। विक्रम का दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया था। वह अब पूरी तरह तैयार था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के दिन विक्रम खुद अपनी सबसे महंगी कार लेकर उसे लेने पहुंचा और उसे बहुत ही सम्मान के साथ कार में बिठाया, जैसे वह कोई महारानी हो। रास्ते भर उसने आर्या का हाथ थामे रखा और उसे उन सभी जगहों की याद दिलाई जहां उन्होंने साथ में वक्त बिताया था और जो अब यादगार बन चुकी थी। आर्या को लग रहा था कि वह कोई सपना देख रही है और वह इस सुखद एहसास से कभी बाहर नहीं आना चाहती थी।
जब वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो आर्या ने देखा कि वहां हजारों की संख्या में मीडियाकर्मी और देश के बड़े बड़े लोग मौजूद थे जो उनका इंतजार कर रहे थे। उसने थोड़ा घबराहट महसूस की, लेकिन विक्रम ने उसके कान में कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसके साथ है और हमेशा रहेगा। जैसे ही वे दोनों मंच की ओर बढ़े, पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और रोशनी केवल उन पर ही केंद्रित हो गई। विक्रम ने माइक हाथ में लिया और पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए आर्या की बहादुरी और उसके निस्वार्थ बलिदान की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उसने बताया कि कैसे एक साधारण लड़की ने उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाया और उसे मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाला, जबकि वह उसका अपमान करता था। आर्या मंच पर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। उसने सबके सामने राजवीर के पतन की घोषणा की और बताया कि कैसे बुराई पर हमेशा सच्चाई की जीत होती है और कैसे एक रक्षक ने पूरे साम्राज्य को बचा लिया। लोग अब आर्या को एक महान वीरांगना के रूप में देख रहे थे और उसके लिए खड़े होकर सम्मान दे रहे थे, जो आर्या के लिए बहुत बड़ी बात थी। विक्रम ने आर्या की ओर देखा और उसकी आंखों में छिपे उस प्यार को महसूस किया जो शब्दों का मोहताज नहीं था। अचानक विक्रम ने संगीत बदलने का इशारा किया और हॉल की लाइटें थोड़ी धीमी हो गईं, जिससे वातावरण और भी रोमांटिक और जादुई बन गया, जैसा कि अक्सर फिल्मों में होता है। आर्या को अब भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है, और वह बस खामोशी से विक्रम को देख रही थी। विक्रम ने धीरे से अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डिबिया निकाली और सबकी धड़कनें जैसे एक पल के लिए रुक गई थीं। विक्रम ने आर्या का हाथ अपने हाथ में लिया और पूरी दुनिया के कैमरों के सामने घुटनों के बल बैठकर उसे अपनी जीवन संगिनी बनने का प्रस्ताव दिया, जो बहुत ही साहसी था। उसने कहा कि वह उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता और वह उसे वह सम्मान देना चाहता है जो आज तक किसी को नहीं मिला है। पूरा हॉल इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि एक अरबपति सीईओ एक गरीब रक्षक के सामने झुक गया था। आर्या के पास शब्द नहीं थे और वह केवल सिसक रही थी, क्योंकि यह उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी, जिसे उसने कभी पाने की उम्मीद भी नहीं की थी। उसने धीरे से हाँ कहा और विक्रम ने उसे हीरे की अंगूठी पहनाई, जिससे पूरे आसमान में आतिशबाजी शुरू हो गई और लोग खुशी से झूम उठे। यह केवल एक प्रेम कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई और गौरवशाली शुरुआत थी जो सबको प्रेरित कर रही थी। विक्रम ने आर्या को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे पूरी दुनिया के सामने चूमा, जिससे यह साबित हो गया कि प्यार के सामने ऊंच नीच और अमीरी गरीबी की कोई अहमियत नहीं होती। राजवीर जेल की सलाखों के पीछे यह सब लाइव देख रहा था और अपनी हार पर खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया था। विक्रम और आर्या अब एक हो चुके थे और उनका भविष्य सुनहरी रोशनी की तरह चमक रहा था। अगले दिन के समाचार पत्रों में केवल इसी ऐतिहासिक प्रस्ताव की चर्चा थी और इसे सदी का सबसे सच्चा प्यार करार दिया गया था, जिसने समाज की रूढ़ियों को तोड़ दिया। आर्या अब केवल एक बॉडीगार्ड नहीं थी, बल्कि वह वर्मा ग्रुप की होने वाली मालकिन थी और उसे वही सम्मान मिला जिसकी वह वास्तव में हकदार थी। विक्रम ने उसे अपना सब कुछ सौंप दिया था, क्योंकि वह जानता था कि आर्या ही उसकी असली संपत्ति और शक्ति है। आर्या और विक्रम ने मिलकर एक ऐसी संस्था की शुरुआत की जो गरीब लड़कियों को आत्मरक्षा और शिक्षा प्रदान करती थी, ताकि वे भी अपनी पहचान खुद बना सकें और मजबूत बने। उनका जीवन अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था और उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर इरादे नेक हों तो पूरी कायनात आपको सफल बनाने में जुट जाती है। उनकी प्रेम कहानी अब अमर हो चुकी थी और आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। विक्रम वर्मा अपने गगनचुंबी मुख्यालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ा था, जहां से पूरा मुंबई शहर किसी बिसात की तरह नजर आ रहा था। उसके हाथों में वह महत्वपूर्ण फाइल थी जिसे आर्या ने अपनी जान हथेली पर रखकर तैयार किया था और जिसमें राजवीर के विनाश का पूरा खाका छिपा था। उसने खिड़की के बाहर उमड़ते काली घटाओं को देखा, जो शायद आज आने वाले बड़े तूफान का संकेत दे रही थीं। विक्रम अब वह पुराना अहंकारी युवक नहीं था, बल्कि एक गंभीर और न्यायप्रिय योद्धा बन चुका था, जिसे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था।
राजवीर अपने भारी जूतों की आवाज के साथ विक्रम के कार्यालय में दाखिल हुआ और उसके चेहरे पर अब भी वही पुरानी कुटिल मुस्कान तैर रही थी। उसने सोचा था कि विक्रम उसे किसी व्यापारिक समझौते के लिए बुला रहा है, क्योंकि उसे अपनी हार का अभी तक पूरा पारात है एहसास नहीं हुआ था। राजवीर ने अपनी सिगार सुलझाई और बबे गर्व के साथ सोफे पर बैठ गया, जैसे वह अभी भी इस खेल का असली और एकमात्र मालिक हो। वह विक्रम की बदली हुई शांत आंखों की गहराई को पढ़ने में पूरी तरह विफल रहा, जो खतरनाक थी। विक्रम ने बिना कोई भूमिका बांधे मेज पर रखी फाइल को धीरे से राजवीर की ओर खिसकाया और अपनी कुर्सी पर बहुत ही सधे हुए अंदाज में पीछे की ओर झुक गया। उसने बहुत ही ठंडे स्वर में राजवीर से कहा कि आज उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है और उसके पास भागने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। राजवीर ने फाइल के पहले कुछ पन्ने पलटते ही अपना आपा खो दिया और उसका चेहरा गुस्से और डर के मारे पूरी तरह सफेद बार गया, क्योंकि उसमें उसके सारे काले कारनामे दर्ज थे। फाइल में उन सभी फर्जी कंपनियों के नाम और बैंक खातों के विवरण थे जिनके माध्यम से राजवीर ने वर्मा ग्रुप को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। आर्या ने बहुत ही बारीकी से राजवीर के हर उस गुर्गे का पता लगा लिया था जिसने कंपनी के भीतर रहकर गद्दारी की थी और साक्ष्य जुटाए थे। राजवीर को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली सुरक्षाकर्मी महिला उसके इतने बड़े और सुरक्षित साम्राज्य की जय खोद सकती है। वह अब अपनी कुर्सी पर बुरी तरह कांप रहा था और उसका घमंड चूर चूर हो गया था। विक्रम ने खिड़की की ओर मुड़ते हुए कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि व्यापार की प्रतिद्वंद्विता इस हद तक गिर जाएगी कि किसी की जान लेने की कोशिश की जाए। उसने राजवीर को याद दिलाया कि आर्या की उस एक गोली ने न केवल उसकी जान बचाई थी, बल्कि विक्रम की इसी से भीतर सोए हुए उस इंसान को भी जगा दिया था। राजवीर ने चिल्लाकर अपने आदमियों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने पहले ही सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तभी कार्यालय के विशाल दरवाजे खुले और शहर के सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हुए, जिससे राजवीर की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। पुलिस ने राजवीर के हाथों में लोहे की हथकड़ी पहना दी और उसे उसके अपराधों की लंबी सूची पूछकर सुनाई, जिसमें हत्या का प्रयास और धोखाधड़ी शामिल थी। राजवीर को समझ आ गया था कि अब उसकी आलीशान जिंदगी का अंत हो चुका है और उसे अपनी बाकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही बितानी पड़ेगी। जब राजवीर को बाहर ले जाया जा रहा था तब उसने विक्रम की ओर नफरत भरी नजरों से देखा और उसे श्राप दिया, लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे पता था कि न्याय की इस जीत के पीछे आर्या का वह निस्वार्थ बलिदान था जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था और न ही चुका सकता था। विक्रम ने पुलिस अधिकारी को धन्यवाद दिया और उन्हें उन सभी डिजिटल सबूतों के बारे में बताया जो क्लाउड सर्वर पर सुरक्षित रखे गए थे, ताकि कोई गैप न हो। दफ्तर में सन्नाटा छाने के बाद विक्रम अपनी मेज पर सिर रखकर बैठ गया और उसकी आंखों से कुछ आंसू छलक पड़े, जो उसकी मानसिक थकान और राहत का प्रतीक थे। उसे महसूस हुआ कि यह विशाल साम्राज्य और अरबों की संपत्ति तब तक बेमानी है जब तक उसे साझा करने के लिए आर्या जैसा सच्चा इंसान साथ न हो। उसने आर्या की वह पुरानी सुरक्षा वर्दी देखी जो अलमारी में रखी थी और उसने उसे चूमते हुए कसम खाई कि वह अब कभी उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। विक्रम ने अपने निजी सचिव को बुलाया और उसे निर्देश दिया कि वह आर्या के गांव के हर गरीब परिवार की मदद के लिए एक बड़ा फंड जारी करे और अस्पताल बनवाए। वह चाहता था कि आर्या के नाम से ऐसे काम हों जिन्हें दुनिया हमेशा याद रखे और उसकी वीरता की गाथा घर घर में सुनाई जाए, जिससे प्रेरणा मिले। उसने अपनी वसीयत में भी बल्ला बदलाव करने का फैसला किया ताकि आर्या को वह कानूनी सुरक्षा मिले जो किसी भी राजकुमार की पत्नी को मिलती है और वह स्वतंत्र रहे। शाम की धुंधली रोशनी में विक्रम ने मरीन ड्राइव की ओर अपनी कार मोड़ दी, जहां वह आर्या के साथ बिताए उन चंद पलों को याद करना चाहता था जो अब उसके लिए अनमोल थे। उसने देखा कि लोग अभी भी उस हमले की बातें कर रहे थे और आर्या को एक फरिश्ते की तरह देख रहे थे जिसने शहर के चहेते सीईओ को बचाया था। विक्रम को अपने आप पर बहुत गर्व महसूस हुआ कि उसे ऐसी महिला का साथ मिला जिसने बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। विक्रम ने अपने मन में एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी जो न केवल आर्या को चौंका देने वाली थी,
बल्कि पूरी दुनिया को प्यार की एक नई परिभाषा सिखाने वाली थी। उसने तय किया कि वह केवल एक साधारण धन्यवाद से काम नहीं चलाएगा, बल्कि उसे वह सम्मान देगा जो आज तक किसी भारतीय व्यवसायी ने अपनी महिला रक्षक को नहीं दिया। वह अपनी इस योजना को बहुत ही गुप्त रखना चाहता था, ताकि आर्या के होश उड़ जाएं और वह वास्तव में चकित रह जाए। अगले कुछ दिनों तक विक्रम ने दिन रात एक कर दिया और दुनिया के सबसे बेहतरीन ज्वेलर्स से संपर्क किया, ताकि वह एक ऐसी अंगूठी बनवा सके जो आर्या की गरिमा के अनुकूल हो। उसने एक विशेष हीरे का चुनाव किया जो दक्षिण अफ्रीका की खदानों से मंगाया गया था और जिसकी चमक आर्या की आंखों की ईमानदारी जैसी बेमिसाल और पारदर्शी थी। विक्रम अब एक छोटे बच्चे की तरह उत्साहित था और उसे बस उस सही पल का इंतजार था जब वह अपना दिल खोल सके। विक्रम ने अपने मीडिया सलाहकारों को बुलाया और उन्हें एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस और उत्सव की तैयारी करने को कहा, जिसका सीधा प्रसारण पूरी दुनिया में किया जाना तय हुआ था। उसने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि यह कार्यक्रम इतना बड़ा होना चाहिए कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए और कोई भी इसे भूल न पाए। उसे पता था कि आर्या को भी भान पसंद नहीं है, लेकिन वह चाहता था कि पूरी दुनिया उसकी बहादुरी के सामने अपना सिर झुकाए और सम्मान दे। तैयारियों के बीच विक्रम अक्सर अस्पताल जाता था और आर्या के साथ घंटों बातें करता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी इस गुप्त योजना का छोटा सा भी संकेत उसे नहीं दिया। आर्या को लगता था कि विक्रम केवल उसकी सेहत का ख्याल रख रहा है और शायद वह उसे दोबारा काम पर रखने की तैयारी कर रहा है जो वह चाहती थी। उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि अब उन्हें शब्दों की ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती थी। आर्या की सेहत में बहुत तेजी से सुधार हो रहा था, क्योंकि उसके भीतर जीने की प्रबल इच्छा थी और विक्रम का अटूट साथ उसे मानसिक संबल प्रदान कर रहा था जो जरूरी था। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह एक चमत्कार है, क्योंकि वैसी गोली लगने के बाद किसी का जीवित बचना और इतनी जल्दी ठीक होना चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि में असंभव था। आर्या केवल मुस्कुरा देती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके रक्षक के रूप में विक्रम की प्रार्थनाएं उसके साथ थीं, जो प्रभावी थीं। एक रात जब आसमान में सितारे चमक रहे थे, विक्रम ने आर्या से पूछा कि क्या उसे कभी किसी से प्यार हुआ है और क्या वह किसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है। आर्या ने बहुत ही सादगी से जवाब दिया कि एक सैनिक के लिए देश और अपना कर्तव्य ही सबसे बंजा है। प्यार होता है और उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया और बहुत ही भावुक होकर कहा कि अब समय आ गया है कि कोई उसके बारे में भी सोचे और उसे प्यार करे। आर्या को उस रात नींद नहीं आई, क्योंकि विक्रम की उन बातों ने उसके मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे और उसे एक अजीब सा सुखद एहसास हो रहा था जो नया था। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं वह किसी खूबसूरत भ्रम में तो नहीं जी रही है, क्योंकि विक्रम वर्मा जैसा व्यक्ति उसके जैसी साधारण लड़की से प्यार कैसे कर सकता है। उसने अपने मन को समझाने की कोशिश की कि वह केवल एक बॉडीगार्ड है, लेकिन उसका दिल अब उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अगली सुबह विक्रम ने आर्या के लिए एक बहुत ही सुंदर नीले रंग का गाउन भेजा और उसके साथ एक छोटा सा नोट था जिसमें उसे शाम को तैयार रहने के लिए कहा गया था। आर्या को लगा कि शायद यह कंपनी की कोई औपचारिक जीत का जश्न होगा जहां उसे सम्मानित किया जाएगा, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकार कर लिया। उसे नहीं पता था कि यह शाम उसके पूरे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है और उसे नई पहचान देने वाली है। विक्रम खुद उसे लेने के लिए अपनी पुरानी स्पोर्ट्स कार में आया और उसने आर्या को देखकर अपनी सांसें रोक लीं, क्योंकि वह उस लिबास में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। आर्या की सादगी और उसके चेहरे पर आई वह नई चमक किसी भी महंगे आभूषण से ज्यादा कीमती और प्रभावशाली लग रही थी, जिसने विक्रम का दिल जीत लिया। उन्होंने शहर के सबसे बात होटल की ओर प्रस्थान किया, जहां हजारों की भी उनके स्वागत के लिए बेताब खड़ी थी। होटल के बाहर रेड कारपेट बिछा हुआ था और मीडिया के कैमरे आर्या की एक झलक पाने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे, जिससे वह थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। विक्रम ने बड़े ही प्यार से उसका हाथ थामा और उसे अपनी सुरक्षा का एहसास दिलाया, जिससे आर्या का आत्मविश्वास वापस आ गया और वह गर्व के साथ आगे बढ़ी। उसे अब एहसास होने लगा था कि यह कोई साधारण पार्टी नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण होने वाला है।
जैसे ही वे मुख्य हॉल के भीतर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर आर्या की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पूरा हॉल सफेद गुलाबों और मोमबत्तियों से सजाया गया था। वहां देश के प्रधानमंत्री से लेकर व्यापार जगत की हर बड़ी हस्ती मौजूद थी, जो आर्या को देखते ही अपनी सीटों से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। आर्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, जो उसकी कल्पना से परे था। विक्रम उसे मंच पर ले गया और उसने माइक हाथ में लेकर पूरी दुनिया को संबोधित किया और बताया कि कैसे आर्या ने उसे एक नया जीवन और एक नया नजरिया दिया है। उसने राजवीर के अंत की घोषणा की और यह भी बताया कि अब वर्मा ग्रुप का आधा हिस्सा आर्या के नाम होगा, क्योंकि वह इसकी असली संरक्षक है। पूरी दुनिया इस घोषणा को सुनकर स्तब्ध रह गई, क्योंकि किसी भी सीईओ ने आज तक ऐसा ऐतिहासिक कदम नहीं उठाया था। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था, जिसने सबको हिलाकर रख दिया और आर्या के दिल की धड़कनें जैसे एक पल के लिए पूरी तरह से थम सी गईं और वह जम गई। विक्रम ने मंच के बीचों बीच घुटनों के बल बैठकर वह बेशकीमती अंगूठी निकाली और आर्या से पूछा कि क्या वह उसकी पत्नी बनकर उसे दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी बनाएगी। आर्या के आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वह पूरी तरह से अवाक खजी होकर केवल विक्रम को देख रही थी। पूरे विश्व में इस दृश्य का सीधा प्रसारण हो रहा था और लोग अपनी टीवी स्क्रीन के सामने सांसें रोककर आर्या के जवाब का इंतजार कर रहे थे, जो बहुत ही भावुक पल था। आर्या ने भीम में अपनी मां को देखा, जो खुशी के आंसू रो रही थीं, और उन्हें देखकर आर्या को वह सारी हिम्मत मिल गई जिसकी उसे उस समय जरूरत थी। उसने बहुत ही धीरे से और ललखती आवाज में हाँ कहा और विक्रम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। यह केवल एक प्रेम कहानी की जीत नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की जीत थी जो ईमानदारी और बहादुरी के रास्ते पर चलते हैं और कभी हार नहीं मानते। विक्रम ने साबित कर दिया था कि एक राजा वही होता है जो अपनी रानी के सामने झुकना जानता हो और उसे वह सम्मान दे सके जिसकी वह हकदार है। उस रात आसमान आतिशबाजी से भर गया और पूरा मुंबई शहर इस अनोखे और पवित्र मिलन का साक्षी बना, जो अद्भुत था। अगली सुबह पूरी दुनिया के अखबारों में केवल आर्या और विक्रम की तस्वीरें थीं और उन्हें आधुनिक युग का सबसे आदर्श जौमा माना जाने लगा, जिसने समाज को प्रेरित किया। आर्या अब केवल एक बॉडीगार्ड नहीं थी, बल्कि वह सशक्तिकरण का एक प्रतीक बन चुकी थी, जिसे हर लड़की अपना आदर्श मानती थी और जिसकी कहानी अमर हो गई। विक्रम और आर्या का सफर अब एक नए और सुखद अध्याय की ओर बढ़ चुका था, जहां केवल खुशियां ही खुशियां थीं। दुनिया भर के न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विक्रम और आर्या के इस अनोखे प्रेम की चर्चा आग की तरह फैल गई थी। हर कोई उस बहादुर लड़की की दास्तां सुनना चाहता था, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने मालिक की रक्षा की और बदले में उसे सूचस के नाम मीडिया प्लेटफॉर्म की कोशिश करके पूरी दुनिया का प्यार मिला। इंटरनेट पर करोड़ों लोगों ने उस वीडियो को देखा जहां एक शक्तिशाली अरबपति अपनी साधारण बॉडीगार्ड के सामने घुटनों के बल बैठा था। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक बड़ा संदेश बन गई थी। आर्या अभी भी उस सुखद सदमे में थी जिसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और वह अपनी नई पहचान को अपनाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी साधारण पृष्ठभूमि और अपने संघर्ष के दिनों को याद किया जब वह 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसती थी, और आज वह देश की सबसे चर्चित महिला बन चुकी थी। विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी सादगी ही उसकी असली खूबसूरती है और उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आर्या की आंखों में भविष्य के लिए एक नई उम्मीद और चमक साफ दिखाई दे रही थी। विक्रम ने तय किया कि वे राजवीर के खिलाफ कानूनी लड़ाई को उसके तार्किक अंत तक ले जाएंगे, ताकि भविष्य में कोई भी दोबारा ऐसी हिम्मत न कर सके। उसने देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी, जो राजवीर के हर गुनाह का पुख्ता सबूत अदालत के सामने पेश कर रहे थे। राजवीर की सारी अकड़ अब ढीली पड़ चुकी थी और वह जेल की एक छोटी सी कालकोठरी में अपनी किस्मत पर रो रहा था। न्याय की चक्की अब तेजी से चल रही थी और उसे उसके कर्मों का फल मिलने वाला था। राजवीर को जब अदालत में पेश किया गया तो लोगों ने उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। आर्या खुद गवाह के तौर पर वहां मौजूद थी,
और उसने बिना डरे राजवीर की आंखों में आंखें डालकर अपनी गवाही दी, जिससे राजवीर के वकील निरुत्तर हो गए। जज ने राजवीर को उम्र कैद की सजा सुनाई और उसकी सारी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया, जिसे गरीब बच्चों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाना था। यह बुराई पर सच्चाई की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी। मुकदमा खत्म होने के बाद विक्रम आर्या को लेकर अपने पैतृक निवास पर गया, जहां उसकी मां ने बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ आर्या का स्वागत किया। विक्रम की मां ने आर्या को अपने खानदान का वह कीमती कंगन पहनाया जो केवल घर की बड़ी बहू को दिया जाता था, जिससे आर्या भावुक हो गई। उसने महसूस किया कि अब उसके पास केवल एक प्रेमी ही नहीं बल्कि एक पूरा परिवार है जो उसे अपनी बेटी की तरह मानता है और प्यार करता है। आर्या का अकेलापन अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। विक्रम और आर्या ने मिलकर आर्या सुरक्षा फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य उन बहादुर लड़कियों को प्रशिक्षण और रोजगार देना था जो सुरक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती थी। आर्या खुद उन लड़कियों को आत्मरक्षा के गुरुवार है जो सुरक्षा के गुरुवार है। आर्या खुद उन लड़कियों को आत्मरक्षा के गुरुवार है जो अपना करियर बनाता था, सिखाती थी और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती थी ताकि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। वर्मा ग्रुप अब केवल व्यापार ही नहीं कर रहा था बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी काम कर रहा था। आर्या अब एक सफल उद्यमी भी बन गई थी। उनकी शादी का दिन तय किया गया और इसे एक निजी लेकिन बेहद भव्य समारोह के रूप में आयोजित करने का फैसला लिया गया, जिसमें केवल करीबी लोग शामिल थे। आर्या ने अपनी शादी के जोड़े में भी वही सादगी बनाए रखी जो उसकी पहचान थी, लेकिन उसकी आंखों की खुशी किसी भी हीरे से ज्यादा चमक रही थी। विक्रम ने अपनी दुल्हन को देखते ही महसूस किया कि वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे ऐसी जीवन संगिनी मिली है। पूरा माहौल पवित्र मंत्रों और खुशियों की गंध से सराबोर था जो बहुत ही सुखद था। शादी के बाद विक्रम ने अपनी विलासी जीवन शैली को पूरी तरह से त्याग दिया और वह आर्या के साथ मिलकर एक साधारण और सार्थक जीवन जीने लगा। उन्होंने शहर के शोर शराबे से दूर एक फार्म हाउस बनाया जहां वे प्रकृति के करीब रहकर अपना समय बिताते थे और समाज सेवा के कार्यों की योजना बनाते थे। विक्रम अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुश रहने लगा था, क्योंकि उसे जीवन का असली उद्देश्य मिल गया था, जो केवल दौलत कमाने से कहीं अधिक बड़ा और महत्वपूर्ण था। आर्या की बहादुरी की कहानी अब स्कूलों की किताबों में भी पढ़ाई जाने लगी थी, ताकि आने वाली पीढ़ी यह जान सके कि वीरता और वफादारी की कोई सीमा नहीं होती। उसे सरकार की ओर से सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया, जिसे उसने उन सभी गुमनाम रक्षकों को समर्पित किया जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की रक्षा करते हैं। आर्या अब केवल विक्रम की पत्नी नहीं थी, बल्कि वह पूरे देश की प्रेरणा बन चुकी थी, जो सबके लिए गर्व की बात थी। वर्मा ग्रुप की वार्षिक बैठक में विक्रम ने एक बड़ा निर्णय लिया और अपनी कंपनी के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए दान कर दिया। उसने घोषणा की कि अब से कंपनी की हर बड़ी नीति में आर्या की राय अनिवार्य होगी, क्योंकि वह एक कुशल रणनीतिकार और ईमानदार रक्षक है। निवेशकों ने भी इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया, क्योंकि वे आर्या की कार्यक्षमता से भली भांति परिचित थे। कंपनी अब नई ऊंचाइयों को छूने लगी थी और स्थिरता बनी थी। एक शाम जब वे दोनों मरीन ड्राइव पर टहल रहे थे, जहां से उनकी कहानी में एक बड़ा मोड़ आया था, तब आर्या ने विक्रम का हाथ पकड़कर उसे धन्यवाद कहा। विक्रम हंसा और उसने कहा कि धन्यवाद तो उसे कहना चाहिए, क्योंकि आर्या ने न केवल उसकी जान बचाई बल्कि उसे एक बेहतर इंसान भी बनाया। समुद्र की लहरें उनके कदमों से टकरा रही थीं और ढलता हुआ सूरज अपनी सुनहरी रोशनी से उनके भविष्य को उज्जवल बना रहा था। उनकी प्रेम कहानी अब मुकम्मल हो चुकी थी। आर्या को याद आया कि कैसे वह एक फटे हुए जूते के साथ इंटरव्यू देने आई थी और कैसे आज वह इस मुकाम पर पहुंची है जहां पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। उसने महसूस किया कि गरीबी कभी भी प्रतिभा और चरित्र के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती अगर इंसान के इरादे मजबूत और नेक हों। उसने अपनी डायरी में लिखा कि प्यार केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। वह अब पूरी तरह संतुष्ट थी। विक्रम ने आर्या के लिए एक विशेष म्यूजियम भी बनवाया,
जहां उन सभी बहादुर महिलाओं की कहानियां प्रदर्शित की गईं जिन्होंने समाज के खिलाफ लड़कर अपनी पहचान बनाई थी। वह चाहता था कि आर्या का नाम केवल उसके साथ ही न जुड़ा रहे बल्कि वह खुद अपनी एक अलग और स्वतंत्र पहचान के लिए जानी जाए। आर्या ने इस पहल की सराहना की और उसने खुद भी कई सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व करना शुरू किया जिससे गरीबों को न्याय मिला। उनका जीवन अब सेवा का प्रतीक बन गया था। समय बीतता गया और उनके घर में एक छोटी सी किलकारी गूंजी जिसने उनकी खुशियों को दोगुना कर दिया और उनके जीवन को पूर्ण बना दिया। आर्या ने अपनी बेटी का नाम शक्ति रखा ताकि वह भी अपनी मां की तरह साहसी और निडर बने और समाज की बुराइयों के खिलाफ हमेशा डटकर खड़ी रहे। विक्रम अपनी बेटी को गोद में लेकर उसे वही बहादुरी के किस्से सुनाता था जो उसने आर्या के साथ खुद अपनी आंखों से देखे थे। उनका परिवार अब खुशियों का एक छोटा सा स्वर्ग बन गया था। राजवीर ने जेल के भीतर से कई बार माफीनामा भेजा, लेकिन विक्रम और आर्या ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि न्याय में दया का कोई स्थान नहीं होता। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राजवीर को कई निगरानी में रखा जाए ताकि वह दोबारा कभी किसी मासूम की जान को खतरे में न डाल सके। समाज अब राजवीर जैसे अपराधियों से मुक्त महसूस कर रहा था और चारों तरफ कानून का शासन और शांति का वातावरण बना हुआ था जो जरूरी था। आर्या के भाई ने अपनी पढ़ाई पूरी की और वह अब वर्मा ग्रुप में एक वरिष्ठ पद पर कार्यरत होकर विक्रम का हाथ बंटा रहा था, जिससे परिवार और मजबूत हुआ। आर्या की मां अब अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह एक सुंदर बंगले में रहती थी, लेकिन उनकी सादगी और संस्कार अब भी वही थे जो पहले थे। वे अक्सर गरीब बच्चों को खाना खिलाती थीं और उनकी दुआएं ही आर्या और विक्रम की सफलता का असली राज थीं। पूरा परिवार अब एकजुट और सुखी था। अंतिम अध्याय में यह स्पष्ट था कि प्यार केवल अमीरी और गरीबी का खेल नहीं है, बल्कि यह दो रूहों का मिलन है जो एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हों। विक्रम और आर्या की इस दास्तान ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा नायक वह नहीं जो केवल अपनी रक्षा और एक दूसरे के लिए मरने को काम करे, बल्कि वह है जो दूसरों के लिए ढाल बन जाए। उनकी कहानी आने वाले कई दशकों तक लोगों के दिलों में जीवित रहेगी और उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। जब कभी भी मुंबई की सड़कों पर कोई महिला किसी मुश्किल में होती थी तो उसे आर्या की कहानी याद आती थी और उसे लड़ने की नई ताकत मिलती थी। आर्या ने सुरक्षा के क्षेत्र में जो नए मानक स्थापित किए थे वे आज भी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने हुए हैं और आर्या ने सुरक्षा के क्षेत्र में जो नए मानक स्थापित कहानी की नई ताकत मिलती थी। लोग उसका सम्मान करते हैं। वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा बन चुकी थी जिसने समाज के संकुचित नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया था। विक्रम अब एक 70 साल का वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी पत्नी के प्रति वही प्यार और गर्व आज भी बरकरार था जो पहली मुलाकात में था। वे अपने फार्म हाउस के बरामदे में बैठकर पुरानी यादों को ताज़ा करते थे और अपने पोते पोतियों को जीवन के कठिन संघर्षों और जीत की कहानियां सुनाते थे। आर्या की मुस्कान आज भी उतनी ही संक्रामक और प्यारी थी जो किसी भी अंधेरे को दूर करने की जादुई शक्ति रखती थी। सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा फैली हुई थी जो उनके गौरवशाली और सफल जीवन का प्रतीक थी जिसे उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बनाया था। विक्रम ने आर्या का हाथ धीरे से सहलाया और कहा कि अगर उसे दोबारा जन्म मिले तो वह फिर से उसी का रक्षक बनना चाहेगा ताकि वह उसका कर्ज उतार सके। आर्या ने मुस्कुराकर अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और दोनों ने एक साथ अंतिम सूर्यास्त को निहारा जो बहुत भव्य था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता की कोई जाति या धर्म नहीं होता और न ही यह किसी विशेष लिंग तक सीमित होती है, बल्कि यह दिल में होती है। न्याय की जीत हमेशा होती है बशर्ते आपके पास लड़ने का साहस हो और सच्चाई का साथ देने का अटूट इरादा हो जो आर्या के पास था। विक्रम और आर्या का यह सफर यहाँ समाप्त होता है, लेकिन उनकी दी हुई सीख हमेशा लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाती रहेगी और उन्हें बेहतर बनाएगी। इस कहानी का अंत एक ऐसी दुनिया की कल्पना के साथ होता है जहां हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे और जहां प्यार को उसकी शुद्धता के आधार पर तौला जाए न कि दौलत के। आर्या खन्ना और विक्रम वर्मा की यह अमर प्रेम गाथा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने दिखाया कि एक रक्षक और एक प्रेमी के बीच का अंतर केवल समर्पण का होता है जो उन्होंने बखूबी निभाया।
जैसे जैसे रात बनती गई सितारों की रोशनी और भी तेज हो गई, जैसे वे भी इस महान मिलन और सफल जीवन का जश्न मना रहे हों और आशीर्वाद दे रहे हों। आर्या ने अपनी आंखें मूंद लीं और एक गहरी संतुष्टि के साथ अपनी सांसें लीं, क्योंकि उसने अपना हर वादा पूरा किया था और सबको न्याय दिलाया था। उनका साम्राज्य अब प्रेम और विश्वास की मजबूत नींव पर खड़ा था, जिसे कोई भी तूफान कभी हिला नहीं सकता था और न ही मिटा सकता था।